जाओ मैदान में। 7 फेरों की तैयारी स्टार्ट की जाती है और हो चुका आकाशगंगा युद्ध बदलने की तैयारी थी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा 7 फेरों में मैदान जीत कर ले जाएगा। ना पूछ मेरी मंजिल, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा उम्र भर ये किसी और से नहीं, मैंने खुद से वादा किया है। हेलो नमस्कार साथियों, 2025 में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। 2025 की पहली 7 फेरों की सीरीज और 7 फेरों की सीरीज 5.0 में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज का नाम ही अपने आप में एक ब्रांड है कि 7 फेरों की सीरीज 5 करोड़ से अधिक विद्यार्थी सीरीज को देख चुके हैं पिछले 4 साल के अंदर जो है। तो इस बार कुछ और नया बेहतरीन प्रयास के साथ मैं आपके सामने आ चुका हूं। जीके जीएस के वो सवाल जो एक्सपेक्टेड सवाल होंगे, जिसमें मैं अपनी पूरी जान झोंकने वाला हूं। ये 7 क्लास 2025 के सभी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। चाहे आपकी जीडी से शुरुआत कर लीजिए आप, और चाहे फिर कोई भी एग्जाम आप लोग दे दीजिएगा, वहां पर ये काम आने वाली है। बिल्कुल मेरे साथ में नव्या, मनीष, सत्यम, गणेश, राधा, युवराज, कुछ सपना, शोभा, राहुल, रोशनी, विकास, आर्यन, नीतीश, सभी का स्वागत है आप सभी क्लास के अंदर। क्लास की शुरुआत हो चुकी है। अंत कब होगा? जब मेरे सवाल समाप्त होंगे, यहाँ पर अंत होगा। और मैं क्वेश्चन और उसका आंसर नहीं बताता हूं, मैं उस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करता हूं। एक क्वेश्चन में 10-15 सवाल जो है घसीट कर चलने वाला हूं, ठीक है? बस पूरे ध्यान से देखना है क्लास को आपको जो है, और एग्जाम से पहले निश्चित इन 7 क्लासों को आपको देख कर जाना है। इसमें स्टैटिक जीके वाला पोर्शन भी होगा, इसमें इतिहास भी होगा, इतिहास में एंशिएंट भी होगा, मिडाइवल भी होगा, मॉडर्न भी होगा, इसमें पॉलिटी भी होगा, इसमें ज्योग्राफी भी होगा, इसमें साइंस भी होगा। हर जो आपके हर सिस्टम जो है, हर आपके विषय जो है, इसके अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। जो सवाल बार-बार रिपीट होते हैं, जो सवाल अति महत्वपूर्ण सवाल है, वो पढ़ाने वाला हूं, ठीक है? बोल बाकी बिहारी लाल की जय। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहां नसीबों से होती है, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां अपनी जिद पर अड़ी होती है, ठीक है? मैं रसगुल्ला बहुत सारी क्लास तो नहीं लेता हूं, पर जब मैं क्लास 1 लेता हूं, इस क्लास में अपनी तरफ से 100% आपको जो है देने का प्रयास करता हूं, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने यहां पर है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है? सवाल ये देखिए आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया आपकी सुविधा के लिए कि जो महाराष्ट्र है इसका फोक डांस कौन सा? थय्यम है, सिंगी छाम है, फुगड़ी है और लावणी है। देखो 4 डांस है, अब इनसे संबंधित है क्वेश्चन क्या क्या दोस्तों बन सकता है आपके। थय्यम डांस पूछूं आपसे, राज्य कौन सा है? केरल राज्य का डांस कौन सा थय्यम डांस है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? यहां पर दोस्तों एक और बड़ा महत्वपूर्ण डांस होता है, इसको बोलते हैं कलारी पट्टू डांस। क्या बोलते हैं? कलारी पट्टू डांस कहते हैं। और एक डांस और आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, और वह डांस होता है पदेनी डांस, ठीक है? तो कलारी पट्टू, पदेनी, थय्यम जो है ये केरल के डांस है, और जो कलारी पट्टू, पदेनी है इन्हें मार्शल आर्ट डांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्शल आर्ट डांस कहते हैं। युद्ध का जो डांस होता है उसे कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो एग्जाम में सवाल पूछ सकता है दोस्तों ना। बाकी केरल पूछूं आपसे यहां पर, केरल का क्लासिकल डांस कौन सा है? तो एक तो मोहिनीअट्टम डांस हो गया, मोहिनीअट्टम डांस है जिसमें मोहिनी रूप धारण करते हैं, और एक इसके अलावा कौन सा है? कथकली डांस, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए आगे चलिएगा। सिंगी छाम पूछूं आपसे, अरे सिंगी छाम कहां से? आपके सिंगी छाम जो है यह किस आपके राज्य का डांस है आपके? तो आपकी ये जो आपकी सिंगी छाम डांस आपके, यह सिक्किम का डांस है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो सिंगी छाम डांस कहां का है? ये सिक्किम का डांस है आपके। इसके अलावा चू फाट पूछूं आपसे, चू फाट डांस कहां का है? यह भी सिक्किम का डांस, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो सिक्किम के अंदर सिंगी छाम और चू फाट डांस जो है यह सिक्किम के डांस आपका ना। सिंगी छाम एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सुना। अच्छा फुगड़ी पूछूं आपसे, तो फुगड़ी और आपके देखनी पूछे आपसे, फुगड़ी और देखनी डांस किसका है? यह गोवा का डांस है ना। तो फुगड़ी और देखनी डांस कहां का? गोवा का डांस है। और लावणी तमाशा, लावणी तमाशा और लेजिम डांस पूछूं आपसे, ये कहां के डांस है? ये आपके महाराष्ट्र के डांस है ना। तो लावणी तमाशा, लेजिम कहां के? महाराष्ट्र के। फुगड़ी देखनी गोवा के, सिंगी छाम और चू फाट आपके सिक्किम का हो गया। थय्यम, कलारी पट्टू, पदेनी जो है यह केरल के हो गए। हमारा आंसर लावणी डांस, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा। कनक राजू को निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया है? निश्चित मान के चलना आप कहीं ना कहीं एग्जाम में यह सवाल आपको मिलने वाला है दोस्तों। कनक राजू, देखिए ये स्टैटिक का सवाल है, ठीक बात है, पर ये सवाल एग्जाम में क्यों आया? क्योंकि करंट अफेयर्स में चर्चा में रह गया है। कनक राजू, मैंने आपको, अगर आप मुझसे करंट अफेयर्स पढ़े हुए हो तो मैंने आपको वहां पर लिखा है गुस्साड़ी जो फोक डांस है उसके जो कनक राजू है उनका अभी हाल ही में आपके अक्टूबर महीने के अंदर जो है वो निधन हो गया था, ठीक है? आपको याद है 25 अक्टूबर के आसपास जो है 2024 में इनका निधन किसका होता है? कनक राजू जी का होता है, ठीक है? तो स्टैटिक वाला पोर्शन हो गया कि कनक राजू का संबंध किससे, और करंट से जुड़ गया क्योंकि आपके निधन अभी हुआ है, तो इसलिए सवाल दोस्तों बन सकता है। देखो कनक राजू पूछूं आपसे, पहली बात दोस्तों अभी हाल ही में क्या हुआ इनका? अभी हाल ही में इनका निधन हो गया, आपको ध्यान रखना है। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है? अगला पॉइंट दोस्तों आपके इनका संबंध पूछूं आपसे, किससे आपके? इनका संबंध जो है ये गुस्साड़ी जो आपके नृत्य है इससे संबंधित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो गुस्साड़ी डांस है आपके, इससे संबंधित आपको नोट करना, जो कि तेलंगाना की जो गोंड जनजाति होती है वह इस डांस को करती है। आपके तेलंगाना के अंदर जो गोंड जनजाति होती है, गोंड जनजाति जो होती है यह इस डांस को करती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और दोस्तों इस ट्राइब के जो कुमारे पुरुष होते हैं आपके, वो इस डांस को करते हैं, ठीक है? तो इस ट्राइब के जो कुमारे पुरुष आपके जो होते हैं, कुमारे पुरुष जो होते हैं यह इस डांस को करते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो गुस्साड़ी फोक डांस तेलंगाना का हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है? गोंड जनजाति का हो गया दूसरा क्वेश्चन है। और आपके इसके फेमस कलाकार कनक राजू हो गए, इनको 2021 में क्या मिला है? पद्मश्री मिला है। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। 4 महत्वपूर्ण सवाल इनसे संबंधित आपके सामने दोस्तों ना। देखिए ऑप्शन नंबर 1 डांस कौन सा है? कालबेलिया डांस, ठीक है? कहां का डांस है आपके? राजस्थान का डांस है, ठीक है? बाकी आप जानते हो दोस्तों कालबेलिया जो डांस है इसको जो 2010 के अंदर यूनेस्को की जो अमूर्त सूची है इसमें शामिल किया गया, ठीक है? यूनेस्को की जो इंटेंजिबल साइट है इसमें शामिल किया गया था 2010 के अंदर। राजस्थान का डांस है कालबेलिया डांस दोस्तों ना। राजस्थान पूछूं आपसे, यहां के 2 डांस और लिखे दोस्तों आप जो है, एक तो लिखिए घूमर डांस पूछूं आपसे राजस्थान, ठीक है? एक तेहरतारी डांस पूछूं आपसे, यह भी राजस्थान, आपको ध्यान रखना है। अच्छा कालबेलिया की फेमस कलाकार कौन है? गुलाबो सपेरा जो है, गुलाबो सपेरा ये इसकी फेमस कलाकार, आपको ध्यान रखना है। सब कुछ आएगा पूरी क्लास के अंदर ना, ध्यान से क्लास को देखना है, ठीक है? तो गुस्साड़ी तो हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। गुस्साड़ी के आपके कनक राजू हो गए दोस्तों ना। अच्छा पिंडवानी पूछूं आपसे, यहां की फेमस कलाकार कौन आपके? तो यहां की तीजन बाई जो है यह फेमस कलाकार, आपको ध्यान रखना है। पिंडवानी डांस की फेमस कलाकार तीजन बाई दोस्तों ना। कहां का डांस है आपके? छत्तीसगढ़ का डांस है, आपके जाना आपके छत्तीसगढ़ जो है वहां का पिंडवानी डांस हो गया, ठीक है? अच्छा अगर पूछूं आपसे यहां पर राउत नाच पूछूं आपसे, यह भी यही का हो गया, ठीक है? और पंथी पूछूं आपसे, यह भी कहां का हो गया? यह भी आपके छत्तीसगढ़ का हो गया दोस्तों ना। अच्छा यक्षगान पूछूं आपसे, यह कहां का है? कर्नाटक का आपके फोक डांस कौन सा है? बड़ा फेमस डांस है यक्षगान दोस्तों ना। यहां पर एक डांस लिखिए आप, ढोलू कुनीता पूछूं आपसे कहां का हो गया? तो ढोलू कुनीता डांस जो है यह भी यही का दोस्तों हो गया, ठीक है? करगा डांस पूछूं आपसे कहां का हो गया? तो करगा डांस भी यही का हो गया, ठीक है? और बोलक डांस कहां का हो गया? तो बोलक डांस भी आपकी यही का हो गया ना। तो यक्षगान, ढोलू कुनीता, करगा और बोलक डांस कहां के? कर्नाटक के हैं। ये 4 डांस लिखिए ना। कालबेलिया राजस्थान हो गया, घूमर तेलातारी भी राजस्थान हो गया, ठीक है?
गुस्साड़ी तेलंगाना हो गया, कनक राजू का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पिंडवानी के अंदर तीजनबाई और राउतनाच पंथी छत्तीसगढ़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ढोलू कुनीथा करगा और बोलक और यक्षगान आपको कर्नाटक के अंदर ध्यान रखना है। ये एग्जाम में सवाल आपसे बन सकता है, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी गुस्साड़ी फोक डांस हमारा ठीक आंसर, ठीक है। दिवंगत जाकिर हुसैन को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? देखो मैंने जो सारे सवाल डिजाइन किए दोस्तों, आपके सारे लेटेस्ट सवाल डिजाइन किए हैं और स्टैटिक वाला जहां मुझे लगता है कि यार सवाल बन सकता है, मैं वो सवाल की जड़ में घुसने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। देखिए दिवंगत जाकिर हुसैन को किस वर्ष पद्म भूषण जो है इसे सम्मानित किया? इन विच ईयर्स वाज द लेट जाकिर हुसैन अवार्डेड विद द पद्म भूषण? दोस्तों ना, अच्छा जाकिर हुसैन पूछूं आपसे, जाकिर हुसैन जो है इनका संबंध किससे आपके? यह फेमस कौन है? यह फेमस तबला वादक है, आपको याद होगा, ठीक है। यह फेमस कौन आपके? तबला वादक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके अभी हाल ही में याद कीजिए, एक शक्ति फ्यूजन बैंड था, शक्ति फ्यूजन बैंड था, इसमें जाकिर हुसैन भी शामिल थे, शंकर महादेवन भी शामिल थे, इसको ग्रैमी अवार्ड मिला, ठीक है। म्यूजिक इंडस्ट्री का बड़ा अवार्ड कौन सा है? ग्रैमी अवार्ड होता है, यह इनको मिला हुआ है, ठीक है। अच्छा ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय का नाम याद है आपको? इस अवार्ड को पाने वाले दोस्तों पहले भारतीय कौन थे? ये कोई बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। और पहली भारतीय महिला कौन थी, ठीक है। यह दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि पहले भारतीय कौन थे और पहली भारतीय महिला कौन थे ना। अच्छा पहले भारतीय पूछूं आपसे, चलो दोनों क्वेश्चन आपके लिए ओपन है, ठीक है। देखिए दिवंगत जाकिर हुसैन जो आपके लेट जाकिर हुसैन जो है इनको 3 पद्म अवार्ड मिले हुए, ठीक है। एक मिला कब आपके? एक मिला 1988 के अंदर, ठीक है। एक मिला 2002 के अंदर और एक मिला 2023 के अंदर, ठीक है। कौन कौन सा था? यहां पर मिला इनको पद्मश्री, कौन सा मिला? पद्मश्री। यहां पर मिला इनको पद्म भूषण मिला, ठीक है। और यहां पर इनको मिला है पद्म विभूषण, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पद्म विभूषण जो है वो यहां पर मिला, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि एग्जाम वाला आपसे यही वाला पूछेगा, नहीं, एग्जाम वाला आपसे ये भी पूछ सकता है और ये वाला भी पूछ सकता है, दोनों आपसे पूछ सकता है, एग्जाम वाला तैयार रहना, ठीक है इसके लिए ना। अच्छा पहले भारतीय पूछूं आपसे, पंडित रविशंकर जो आपके यह पहले भारतीय थे, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिनको ये अवार्ड मिला था पहले भारतीय, रविशंकर जी का नाम नोट कीजिएगा। देखो 2023 में पद्म विभूषण हो गया, यहां पद्म भूषण पूछा, ठीक है। 2002 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों यहां पर एक ऑप्शन नंबर बी में 1987 लिखा हुआ है। देखो अभी दो महत्वपूर्ण व्यक्ति 24 के अंदर और उनका निधन हुआ है, एक तो थे आपके लीजेंड रतन टाटा जी और एक थे हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, ठीक है। इन दोनों के बारे में आपको दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो मैंने कहा नाम किसका लिया मैंने आपके, एक तो नाम लिया मैंने मनमोहन सिंह, किसका लिया है? मनमोहन सिंह जी का नाम लिया है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, इनका नाम लिया है। और एक मैंने नाम लिया किसका? लीजेंड रतन टाटा जी जो है इनका नाम लिया, ठीक है। दो नाम मैंने आपके सामने लिखे, ठीक है। इनका भी निधन हुआ है, ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, 2004 से 14 के बीच में ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं। जब 1991 में जब हमारा हमने एलपीजी अपनाया था उस समय भारत के वित्त मंत्री भी कौन था? यही थे। इसके अलावा जो आरबीआई जो है इसके गवर्नर भी कौन रह चुके हैं आपके? वो भी यही रह चुके हैं, आपको ध्यान रखना है। इनकी बड़ी फेमस बुक कौन सी है? चेंजिंग इंडिया जो है यह इनकी बड़ी फेमस बुक है, लगे हाथ इसको भी आप नोट कीजिएगा। और इनको 1987 के अंदर जो है पद्म विभूषण मिला था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनको 1987 के अंदर पद्म विभूषण मिला था, ये लगे हाथ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इनकी बात तो करता हूं मैं आपसे, तो लिखिएगा अगर आपसे पूछे कि भाई साहब लीजेंड दोस्तों इनकी बात करूं आपसे, तो आप नोट कीजिएगा इन्हें 2008 के अंदर जो है पद्म विभूषण मिला है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2008 में मतलब कि इस साल हो सकता है कि ये दोनों व्यक्ति आपके लिए भारत रत्न जो है उसके अंदर भी शामिल हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ये इस साल आपके शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो पंडित डॉक्टर मनमोहन सिंह और रतन टाटा जी का नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ यामिनी कृष्णमूर्ति जो है इनका निधन भी इस साल हुआ, ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, निश्चित मान के चलना अपना। यामिनी कृष्णमूर्ति पूछूं आपसे, इनका भी दोस्तों निधन हुआ है, ठीक है। याद कीजिए भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी जो है ये नाम आगे भी आएगा ना, भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी की फेमस कलाकार है और 2016 के अंदर जो इनको पद्म विभूषण मिला है। तो इस साल 2024 में 4 पद्म विभूषण जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो कौन कौन से हैं? जाकिर हुसैन 2023 का पद्म विभूषण, यामिनी कृष्णमूर्ति 2016 का पद्म विभूषण, डॉक्टर मनमोहन सिंह 1987 का पद्म विभूषण और रतन टाटा जी 2008 का पद्म विभूषण, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, 2002 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की, जो ललित कलाओं के मध्यन और प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र, ठीक है। मतलब सवाल ये पूछ रहा है कि जो कला क्षेत्र फाउंडेशन है इसके फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है, सवाल आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। अच्छा इसके फाउंडर, पहली बात तो इसकी स्थापना कहां पर होती है? चेन्नई के अंदर इसकी स्थापना होती है, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थी? रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है, रुक्मणी देवी अरुंडेल ये इसकी फाउंडर थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है इनको पद्म विभूषण तो अभी तक नहीं मिला है, ये सवाल भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, ठीक है। रुक्मणी देवी अरुंडेल जो भरतनाट्यम डांस है उसको पुनर्जीवित करने वाली कौन थी? रुक्मणी देवी अरुंडेल, ठीक है। तो लिखिएगा जो भरतनाट्यम डांस है इस भरतनाट्यम डांस को पुनर्जीवित करने वाली कौन है? तो वो थी आपकी रुक्मणी देवी अरुंडेल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट, इनको मिला हुआ है पद्म भूषण, क्या मिला हुआ है? भारत का तीसरा जो हाईएस्ट सम्मान है वो पद्म भूषण जो है यह इनको मिला हुआ है 1956 के अंदर, कब मिला हुआ है? 1956 के अंदर इनको मिला हुआ है, ठीक है। एक बार सवाल पूछा गया राज्यसभा में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला कलाकार कौन है? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल पहली भारतीय महिला कलाकार है, राज्यसभा एमपी बनने वाली, ठीक है। तो ये पॉइंट लिख दीजिए, राज्यसभा दोस्तों आपके एमपी नामित होने वाली, नामित नॉमिनेट होने वाली पहली महिला कलाकार पूछूं आपसे, पहली भारतीय महिला कलाकार कौन है? तो वो आपके सामने रुक्मणी देवी अरुंडेल होगी, ठीक है। तो हमारा आंसर तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, रुक्मणी देवी अरुंडेल इसका ठीक आंसर दोस्तों हो गया, ठीक है। डांस कौन सा है? इनका डांस हो गया भरतनाट्यम डांस, ठीक है। देखो इसी डांस का एक नाम और है, वो कौन सा है? शादी रट्टम डांस। क्या है? शादी रट्टम डांस भी किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं, ठीक है। इसी को दासी अट्टम डांस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसी को दासी अट्टम भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले दासियां करती थी इस डांस को, दासी डांस हो गया, ठीक है। इसी को शादी रट्टम डांस भी कहा गया, अट्टम का मतलब साउथ में डांस होता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों भरतनाट्यम डांस किस राज्य का है? तमिलनाडु राज्य का डांस है, किसका है? यह तमिलनाडु राज्य का डांस है, यह भी आपको लगेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके मैं 3 कलाकार आपको और दोस्तों लिखा रहा हूं, ठीक है। इसके 2 कलाकार के नाम और लिखा, 3 लिख लीजिए आप जो है, वो भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो एक तो लिखना आप वैजंती माला, कौन आपके? वैजंती माला, दोस्तों इनका नाम लिखिए आप। एक लिखिए दोस्तों आप पद्मा सुब्रमण्यम जो है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पद्मा सुब्रमण्यम जो है इनका नाम छापना है, ठीक है। और एक टी बाला सरस्वती जो है इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, क्वीन ऑफ भरतनाट्यम, क्या बोलते हैं इनको? भरतनाट्यम की रानी कहते हैं। ये 3 नाम भी आपको इस एग्जाम के लिए नोट करना है, ठीक है। एक नाम रुक्मणी देवी अरुंडेल मैंने लिखा दिया आपको, 3 नाम और हैं, वैजंती माला, पद्मा सुब्रमण्यम और टी बाला सरस्वती है ना। टी बाला सरस्वती को बोलते हैं क्वीन ऑफ भरतनाट्यम, ठीक है। और इन दोनों को आप इस साल 24 के अंदर ही कौन सा अवार्ड मिला है? तो वैजंती माला और जो पद्मा सुब्रमण्यम है इन दोनों को इस साल 2024 के अंदर ही पद्म विभूषण मिला है, यह भी आपको लगेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। 2024 का जो पद्म विभूषण है यह इन दोनों को प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इनका नाम का जिक्र हो गया, इनका नाम का जिक्र हो गया। एक यामिनी कृष्णमूर्ति यहाँ पर आपके सामने, ठीक है। देखो यामिनी कृष्णमूर्ति की ऑटोबायोग्राफी सवाल पूछे कभी आपसे, कौन सी ऑटोबायोग्राफी है? ए पैशन ऑफ डांस जो है वो इनकी ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति पूछूं आपसे, हाँ दोस्तों प्राणी मित्र अवार्ड किसको मिला हुआ है? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल को मिला, ठीक है। एक सवाल आप और नोट कीजिएगा, प्राणी मित्र पुरस्कार पूछूं आपसे, यह किसको मिला हुआ है? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल को मिला हुआ है प्राणी मित्र अवार्ड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने पूछा आपसे यामिनी कृष्णमूर्ति पूछूं आपसे, इनकी ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? ए पैशन ऑफ डांस जो है, ए पैशन
पर्सन ऑफ डांस, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी आपको ध्यान रखना है। यामिनी कृष्णमूर्ति के अंदर आपसे सवाल पूछ सकता है, ठीक है। बाकी 2016 में इनको पद्म विभूषण मिलता है। भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी की फेमस कलाकार है। किसकी फेमस कलाकार है? भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी जो है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो गया, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो गया है। यहाँ की फेमस कलाकार आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी, रुक्मणी देवी अरुंडेल हमारा ठीक आंसर है। यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, हमारे पास वर्तमान में 8 क्लासिकल डांस, कितने 8 क्लासिकल डांस है आपके। अच्छा 8 में पूछूं आपसे, एक तो हो गया भरतनाट्यम डांस, दोस्तों ना। एक डांस कौन सा हो गया? कथकली डांस हो गया, ठीक है। एक डांस हो गया कौन सा आपके? मोहिनी अट्टम डांस हो गया, ठीक है। एक डांस हो गया आपके कौन सा? कथक डांस हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक डांस का नाम है कुचिपुड़ी डांस हो गया, ठीक है। एक आपके मणिपुर का मणिपुरी डांस हो गया, और एक आपके ओडिशा का ओडिशी डांस हो गया, और एक हमारा जो है सत्रिया डांस हो गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये 8 क्लासिकल डांस जो है वो हमारे पास में। कभी कभी सवाल पूछता है इन 8 क्लासिकल डांस का राज्य कौन कौन सा, ठीक है। देखिए, अच्छा इसकी बात करूं आपसे, भरतनाट्यम कहां का हो गया? तमिलनाडु का हो गया, ठीक है। कथकली पूछूं आपसे कहां का? केरल का हो गया। मोहिनी अट्टम भी कहां का? केरल का हो गया। कथक दोस्तों, कथक जो है राजस्थान और उत्तर प्रदेश का हो गया, ठीक है। राजस्थान का जयपुर घराना, उत्तर प्रदेश में लखनऊ बनारस घराना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश का हो गया, कुचेल ग्राम ना। मणिपुरी मणिपुर का हो गया। ओडिशी डांस आपके ओडिशा का हो गया, और सत्रिया पूछूं आपसे कहां का हो गया? असम का हो गया, ठीक है। तो भारत का लेटेस्ट क्लासिकल डांस कौन सा आपके? ये सत्रिया डांस हो गया, नवीनतम क्लासिकल डांस के अंदर, ठीक है। ये 8 संगीत नाटक जो अकादमी हमारी उसके अनुसार ये 8 क्लासिकल डांस हमारे पास दोस्तों वर्तमान में भी है, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमारा संस्कृति मंत्रालय है उसके अनुसार 8+1, ठीक है। और ये 1 कौन सा आपके? 1 आपका छऊ नृत्य हो गया, ठीक है। इसको भी उन्होंने जो है वो क्लासिकल डांस माना, ठीक है। अब छऊ दोस्तों जो नृत्य आपके ये कहां पर दोस्तों होता है? पश्चिम बंगाल दोस्तों वहां पर होता है, ओडिशा के अंदर भी आपके छऊ नृत्य होता है, और झारखंड के अंदर भी होता है, ठीक है। 3 जगह होता है, पश्चिम बंगाल में और झारखंड के अंदर और आपके ओडिशा के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन तीनों में छऊ नृत्य होता है, आपको नोट करना है ना। चलिए, दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। मतलब यहां पर सवाल बनने की संभावना प्रबल है। मैं आपको स्टैटिक से लेकर के वर्तमान तक का सारा कुछ आपको इसमें बताऊंगा, ठीक है। बस आपको पूरी बातें मेरी ध्यान से सुननी होंगी दोस्तों ना। देखिए, टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम एक साल के अंदर होते हैं, ठीक है। शुरुआत किससे होती है? ऑस्ट्रेलियन ओपन से होती है, फिर कौन सा होता है? फ्रेंच ओपन, फिर कौन सा होता है? विंबलडन होता है, और फिर आपके उसके बाद में कौन सा होता है? आपके यूएस ओपन होता है। देखिए, बातचीत करने का समय मेरे पास में नहीं है, और ये 7 फेरों वाली सीरीज दोस्तों मेरा क्या एक तरह से यूएसपी है, मेरी ब्रांड है, इसलिए मैं पूरा की पूरा ध्यान कंटेंट पर देने वाला हूं। कंटेंट मेरे पास बहुत सारा है, बताने को बहुत सारा है, और एग्जाम में आने को बहुत सारा है। पर मेरा इतना वादा आपसे रहा कि जब आप एग्जाम देकर आओगे तो आप निश्चित याद करोगे कि 2025 की शुरुआत में कुमार गौरव की 7 फेरों की सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन हमको एग्जाम में मिले, और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, ठीक है। इतना मेरा वादा है आपसे ना। देखिए दोस्तों, टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ठीक है। टेनिस जो है इसके 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? शुरुआत होती है हमेशा ऑस्ट्रेलियन ओपन से, ठीक है। उसके बाद में होता है आपका फ्रेंच ओपन, ठीक है। इसके बाद होता है आपके विंबलडन, ठीक है। और इसके बाद होता है आपके अमेरिकन ओपन। साल का अंत होता है ना यहाँ पर ना। देखिए, अगर सबसे पुराना पूछूं आपसे कौन सा आपके, तो विंबलडन जो है इसकी शुरुआत होती है 1877 में, ठीक है। सबसे पुराना आपका तो विंबलडन हो गया, 1877 में इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। इसके बाद शुरुआत किसकी होती है? यूएस ओपन की होती है 4 साल बाद में 1881 के अंदर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों फ्रेंच ओपन जो है इसके 10 साल बाद शुरू होता है 1891 के अंदर ना, और फिर इसके 14 साल बाद में 1905 में शुरू कौन होता है? वो होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन। कभी सवाल आपसे ये पूछे कि चारों ग्रैंड स्लैम कौन से वर्ष में शुरू होते हैं, तो यहाँ पर शुरू होते हैं ना। ये शुरू होगा तभी चारों शुरू होंगे, तो चारों ग्रैंड स्लैम यहाँ पर शुरू होंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन जो ओपन है ये किस कोर्ट पे होता है? ये हार्ड कोर्ट होता है। किस पे होता है? हार्ड कोर्ट है ना, जहां पर टेनिस खेलते हैं उस ग्राउंड को क्या बोलते हैं? कोर्ट कहते हैं ना। तो ये हार्ड कोर्ट पर होता है, ठीक है। जो फ्रेंच ओपन है आपके ये क्ले कोर्ट पर होता है, ठीक है। क्ले कोर्ट पर चिकनी मिट्टी जो है उसके कोर्ट पर होता है ना। विंबलडन पूछूं आपसे, यह ग्रास कोर्ट, घास के कोर्ट पर होता है, ठीक है। और यूएस ओपन किस पे होता है? यह भी आपके हार्ड कोर्ट पे होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों 2024 में इनको जीतने वाला कौन है ना, वो भी लिख लीजिए आप लगे हाथ दोस्तों आपके। 2024 में यहाँ पर जीतने वाला मेल कौन है और फीमेल कौन है, लगे हाथ आप ये भी नोट कीजिए, ठीक है। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था 24 के अंदर आपके, उसमें जीतने वाला मेल कौन था? जैनिक सिनर ना। ये जैनिक सिनर का नाम जरूर ध्यान रखना एग्जाम के लिए, अच्छा महत्वपूर्ण नाम है, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। जैनिक सिनर, ठीक है। आपके राज्य पूछूं आपसे कौन सा है? कहां के रहने वाले? इटली के रहने वाले, ठीक है। नोट करना ना। फीमेल पूछूं आपसे, आर्यन सबलेंका आपकी फीमेल होगी, और रहने वाली कहां की? बेलारूस की रहने वाली। कहां की? बेलारूस की रहने वाली है आर्यन सबलेंका, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बेलारूस की रहने वाली है ना। चलिए आगे देखिए, फ्रेंच ओपन पूछूं आपसे, तो मेल में जीतने वाले कौन है? कार्लोस अलकराज। कौन है? कार्लोस अलकराज है, और कार्लोस अलकराज रहने वाले कहां के? ये स्पेन के रहने वाले, ठीक है। अच्छा फीमेल में पूछूं आपसे कौन जीती है? ईगा स्विएटेक जीती है, और ईगा स्विएटेक कहां की रहने वाली है? यह पोलैंड की रहने वाली है, ठीक है। ध्यान रखना है ना। आगे देखिए ग्रास, यहां पर पूछूं आपसे विंबलडन जीतने वाले कौन है? तो कार्लोस अलकराज मेल में जीतने वाले, स्पेन के रहने वाले। और फीमेल पूछूं आपसे तो बारबोरा क्रेजिस्कोवा कौन है? बारबोरा क्रेजिस्कोवा जो है ये आपकी जीती कौन? आपके फीमेल में जीती है, ठीक है। बारबोरा क्रेजिस्कोवा, ठीक है। अच्छा इसमें पूछूं आपसे मेल जीतने वाले कौन यूएस ओपन में? जैनिक सिनर जीतने वाले, कहां के? इटली के रहने वाले। और फीमेल का नाम पूछूं आपसे तो आर्यन सबलेंका जीती है, ठीक है। मतलब जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है वही आपकी यूएस ओपन जीता है, ये दोनों सेम टू सेम है, ठीक है। ऐसे याद करना है। और यहां पर जो है वो मेल दोनों सेम है, कार्लोस है, फीमेल में ईगा स्विएटेक यहां पर है, और बारबोरा क्रेजिस्कोवा यहां पर है। इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा, और एग्जाम में निश्चित मान के चलना आपसे कहीं ना कहीं आपसे कोई ना कोई सवाल जो है कब शुरू हुआ, किस कोर्ट पर होता है, मेल जीतने वाला कौन, फीमेल जीतने वाला कौन, सवाल यहां पर बन सकता है एग्जाम में, तैयार रहना, ठीक है। अभी सवाल पूछा है दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो विंबलडन हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, सबसे पुराना आपके सामने, ठीक है। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाला पूछो कौन आपके? सर्वाधिक जो ग्रैंड स्लैम है इसको जीतने वाला कौन है? तो वो है नोवाक जोकोविक। कौन है? नोवाक जोकोविक है, और ये कहां का रहने वाला है बेटा आपके? ये है सर्बिया का रहने वाला है। कहां का है? सर्बिया का रहने वाला, आपको नोट करना है। नोवाक जोकोविक जो है कहां का रहने वाला है? सर्बिया का रहने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये रहने वाला कहां का है? सर्बिया का रहने वाला, आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों सवाल पूछूं आपसे 2024 में सबसे सवाल पूछो कि सबसे अधिक उम्र में इसको ग्रैंड स्लैम को जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा आपके? तो वो हो गया रोहन बोपन्ना। कौन हो गया? रोहन बोपन्ना, आपको नोट करना है, संन्यास ले चुके हैं, और जो ऑस्ट्रेलियन ओपन आपके डबल्स वाला हुआ था वो जीते थे, ठीक है। देखो सवाल तो एक ही बेटा, पर एक सवाल में कितने सारे क्वेश्चन, देखो 1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 और 18, एक सवाल में 18 सवाल मैंने आपको करा दिए, ठीक है। चलिए आगे चलिए। रामसर सम्मेलन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आर्द्रभूमि दिवस है ना? वर्ल्ड वेटलैंड डे कब बनाते हैं? 25 मई को बनाते हैं, 23 अगस्त को बनाते हैं, 21 फरवरी को बनाते हैं, और 16 सितंबर को बनाते हैं। सवाल आपके सामने यहाँ पर। कमाल की दोस्तों बात यह है कि इन चारों में से कोई भी आंसर नहीं है, आप जानते हो, ठीक है। देखिए दोस्तों ना, पहली बात तो कि जो रामसर स्थान है वहां पर
2 फरवरी 1971 को एक कन्वेंशन हुआ था आपके, जो कि रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना गया, ये भी आपको याद है, ठीक है, जो कि ईरान के अंदर हुआ, ठीक है, जो कि आर्द्र भूमि जो होती है, जो वेटलैंड होते हैं, इनके संरक्षण के लिए हुआ था, ठीक है, और जो भी इसके अंदर भूमि शामिल होगी उसको रामसर साइट कहेंगे, ये भी यहाँ पर तय हुआ, ठीक है, 2 फरवरी 1971 को, इसलिए इस तारीख को हमने वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में बनाया, ठीक है। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे कब बनाया गया, ये आपके 2 फरवरी को बनाया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इस तारीख को बनाया गया ना। अच्छा, वर्तमान में भारत में पूछूं आपसे, वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइट है, तो वर्तमान में भारत के अंदर जो कुल रामसर साइट्स हैं वो आपके 85 कितनी 85 है, और पहले स्थान पे कौन है, तमिलनाडु पहले स्थान पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वर्तमान में भारत में कुल रामसर साइट आपके 85 है, तमिलनाडु पहले स्थान पर 18 रामसर साइट के साथ है ना। अच्छा, 25 मई को पूछूं आपसे, दिवस कौन सा आपके, फुटबॉल दिवस, ये भी पहली बार बनाया गया, ठीक है, फुटबॉल दिवस भी 2024 में पहली बार बनाया गया, ठीक है। 23 अगस्त को पूछूं आपसे, यह भी बेटा पहली बार बना 24 के अंदर आपके, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, क्या बोलते हैं इसको, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कहते हैं इसको, ध्यान, जो कि याद कीजिए 23 अगस्त दोस्तों, इस तारीख को आपके चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 जो हमारा वो लैंड किया था, याद कीजिएगा, 14 जुलाई को हमने भेजा था आपकी जो है, और 23 अगस्त की तारीख को हमारा जो विक्रम लैंडर है वो चांद के साउथ पोल पर लैंड करता है। जिस स्थान पर लैंड करता है उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट कहते हैं, ठीक है, जिस स्थान पर लैंड करता है उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट कहते हैं, और जिस तारीख को लैंड करता है उस तारीख को हम जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कहते हैं ना। 21 फरवरी को पूछूं आपसे, अंतरराष्ट्रीय जो मातृभाषा दिवस है, मदर लैंग्वेज डे कब बनाते हैं, ये 21 फरवरी को बनाते हैं, ठीक है। और 16 सितंबर पूछूं आपसे, इस तारीख को याद कीजिएगा, और 16 सितंबर 1987 की जो तारीख है लिखना, इस तारीख को ओजोन परत के संरक्षण के लिए, ओजोन परत जो है इसके संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। कौन सा हुआ था, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपकी ये हुआ था, कनाडा के अंदर हुआ था, इसलिए इस तारीख को हम जो है ओजोन परत के संरक्षण के रूप में बनाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चारों महत्वपूर्ण दिवस है, बाकी एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो गया, इन चारों दिवस के बारे में आपको नोट करना है, एग्जाम में सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो हमारा आंसर 2 फरवरी हो गया, ध्यान रखिएगा, बाकी ये चारों क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे। हाँ, तन्वी शाह दोस्तों उसका आंसर है ना, सवाल पूछे कि पहली भारतीय ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली कौन है, तन्वी शाह, शायद मैंने आंसर नहीं लिखा था, लिख लीजिए, तन्वी शाह उसका आंसर है, पहली भारतीय महिला ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एस अगेंस्ट ऑड्स किसकी दोस्तों ऑटोबायोग्राफी है ना, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, मेजर ध्यानचंद, मैरी कॉम, आर अश्विन, सैन वॉटसन। जब दोस्तों 6 ऑप्शन लिखे तो 2-4 ऑप्शन और लिखो ना, 10 ऑप्शन करते हैं, ठीक है, 10 ऑप्शन खेलते हैं, 6 तो यहाँ पर दोस्तों लिखे हुए आपके, नंबर 7 ऑप्शन लिखिए आप दोस्तों आपके कपिल देव, लिखिए नंबर 7 कौन सा हो गया, कपिल देव लिखिए, ठीक है। नंबर 8 लिखिए आप लोग अनिल कुंबले, कौन सा लिखोगे, अनिल कुंबले लिखिए, ठीक है। और नंबर 9 लिखिए आप लोग जो है, नंबर 9 लिखिए युवराज सिंह, ठीक है। और नंबर 10 लिखिए आप लोग जो है मिल्खा सिंह, है ना। चलो 10 नाम लिखिए आप लोग जो है, 10 महत्वपूर्ण पुस्तकें आपके सामने जो कि स्पोर्ट्स की, देखो सारी की सारी पुस्तक आपको स्पोर्ट्स की नजर आएंगे ना, क्योंकि स्पोर्ट्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, स्पोर्ट्स में ग्राउंड का नाम क्या है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन अभी हाल ही में देखो आप, बिहार में सवाल पूछा गया था, कौन सा, आर अश्विन वाला सवाल आया था बिहार के अंदर, आई हैव द स्ट्रीट जो बुक है आपकी। तो करंट अफेयर्स में पूछ सकता है, स्टैटिक में पूछ सकता है, खेल में पूछ सकता है, खिलाड़ी का नाम पूछ सकता है, खिलाड़ी की बुक का नाम क्या है वो पूछ सकता है, कहीं भी बन सकता है ना। देखो सानिया मिर्जा खेल कौन सा हो गया, टेनिस खेल हो गया, इनकी बुक का नाम तो क्या जो लिखा हुआ है, एस अगेंस्ट ऑड आपकी इनकी बुक का नाम है, ठीक है। साइना नेहवाल पूछूं आपसे, खेल हमारा बैडमिंटन दोस्तों आपकी ये हो गया, और इस खेल के अंदर जो है इनकी एक बुक आती है, इसका नाम है प्लेइंग टू विन, तो क्या आपके प्लेइंग टू विन जो है, प्लेइंग टू विन, ये इनकी पुस्तक का नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए मेजर ध्यानचंद दोस्तों ना, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, गोल, क्या नाम है, गोल पुस्तक का नाम है, ठीक है। एमसी मैरी कॉम पूछूं आपसे, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, अनब्रेकेबल जो है, यह इनकी पुस्तक का नाम है, आपको नोट करना है, ठीक है। तो अनब्रेकेबल आपकी इनकी पुस्तक का नाम हो गया एमसी मैरी कॉम, है ना। और खेल कौन सा हो गया, बॉक्सिंग खेल हो गया, यहाँ खेल कौन सा है, हॉकी खेल हो गया ना। आर अश्विन पूछूं आपसे दोस्तों, ये खेल कौन सा, क्रिकेट खेल हो गया, अभी संन्यास लिया है। और आई हैव द स्ट्रीट कौन सा है, आई हैव द स्ट्रीट जो है, यह इनकी पुस्तक का नाम है, आई हैव द स्ट्रीट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सैन वॉटसन पूछूं आपसे, क्रिकेट खेल वहां क्या शिला क्या है, और इनकी बुक का नाम क्या लिखना आपके, द विनर्स माइंडसेट क्या है, जो विजेता है उसका सोच क्या होती है, द विनर माइंडसेट क्या होता है, ये इनकी बुक का नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। द विनर माइंडसेट जो है इनकी पुस्तक का नाम है ना। कपिल देव पूछूं आपसे, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, क्या है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जो है, ये इनकी पुस्तक का नाम आपको नोट करना है, ठीक है। अनिल कुंबले पूछूं आपसे, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, वाइड एंगल, क्या है, वाइड एंगल इनकी बुक का नाम है, ठीक है। युवराज सिंह पूछूं आपसे, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, युवराज सिंह का लिखना द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, कौन सा है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है, ये इनकी पुस्तक का नाम है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है। और मिल्खा सिंह पूछूं आपसे, द रेस ऑफ माई लाइफ, क्या है, द रेस ऑफ माई लाइफ जो है, ये इनकी पुस्तक का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है, और द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आपकी, ये मिल्खा सिंह की, आपको नोट करना है। बाकी ये सारी पुस्तक आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सकती है, ठीक है। अभी हमारा आंसर क्या दोस्तों, अभी हमारा आंसर हो गया कौन सा, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, मेजर ध्यानचंद दोस्तों, इनके नाम पर एक अवार्ड मिला हाल में, जो निश्चित भविष्य के एग्जाम में छपने वाला सवाल है, क्योंकि वो भारत का खेल का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। आप तो मुझे ये बताओ कि मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न अवार्ड है, इसका पहले नाम था दोस्तों आपके, पहले नाम इसका दूसरा था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इसका पहले नाम था, ठीक है। जब 1991 में शुरू हुआ था तब इसका नाम ये था, अब इसका नया नाम ये हो चुका है 2021 से, और इसमें 25 लाख रुपए इसकी इनामी राशि होती है। आपको बताना है कि 24 के अंदर कितने खिलाड़ी जो है वो इसके अंदर सेलेक्ट हुए हैं, यह क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। 24 में हाँ 4 खिलाड़ी जो है लिखना, 4 खिलाड़ी जो है वो अभी हाल ही में सेलेक्ट हुए इसके लिए, ये खेल का हाईएस्ट अवार्ड है, कौन कौन से नाम आपके, हाँ लिखिए मनु भाकर दोस्तों, पहला नाम तो लिखिएगा, मनु भाकर शूटिंग के अंदर 2 ब्रॉन्ज लेकर आती है इस साल, मनु भाकर हरियाणा की, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। एक नाम कौन सा हो गया, एक हमारे कप्तान हो गए लिखना हरमनप्रीत सिंह, कौन आपके, हरमनप्रीत सिंह जो है, जो हॉकी के कप्तान हमारे सरपंच साहब हैं, इनको भी आपकी अवार्ड मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके एक किसको मिला आपके, तो मनु भाकर हो गया दोस्तों, हरमनप्रीत सिंह आपके ये हॉकी के हॉकी जो कप्तान आपके वो हो गया आपके, और डी गुकेश लिखना आपके, शतरंज के बादशाह डी गुकेश जो है, इनको भी अवार्ड मिला, ठीक है। चेस के बादशाह विश्व विजेता जो है आपकी, इनको अवार्ड मिला, ठीक है। और एक हमारा जो किसको मिला है, एक हमारे प्रवीण कुमार जो इनको अवार्ड मिला है, जो कि दोस्तों आप जानते हो कि आपके हाई जंप के अंदर मिला है, और पैरा ओलंपिक के अंदर वो गोल्ड लेकर आए थे हाई जंप के अंदर, प्रवीण कुमार का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। ये सवाल करंट का सवाल है, पर सवाल पूछ सकता है एग्जाम में, इसके लिए तैयार है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन नगर कच्छ के रण में खादिर बेट पर स्थित था, और इसे 3 भाग में बांटा गया, ठीक है। शायद थोड़ा छोटा दिख रहा होगा सवाल आपको जो है, पर दोस्तों कोई बात नहीं दोस्तों आपके, क्योंकि ऑप्शन बहुत सारे हैं, इसलिए दोस्तों आपके सवाल थोड़ा आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, पर फिर भी कोई बात नहीं, अब आपको शायद थोड़ा जो है सवाल बड़ा दिखाई देगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन नगर कच्छ के रण में खादिर बेट पर दोस्तों स्थित है, और इसे 3 भाग में डिवाइड किया गया, ठीक है। लोथल, चनहुदड़ा, सुरकोटड़ा,
धोलावीरा, कालीबंगा, आलमगीरपुर, बनावली, राखीगढ़ी, रोपड़। शायद दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में एक आध जगह और रहेगी दोस्तों ना, वो भी लिख लो आप आपके रंगपुर ना, तो एक ऑप्शन रंगपुर लिख लो, ठीक है। बाकी सारे स्थान मैंने आपको लिखा दिए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो आप जानते ही हो कि वो हड़प्पा की है, ठीक है। चलो लोथल दोस्तों पूछूं आपसे, देखो लोथल जो इसकी बात करूं आपसे, लोथल के अंदर आप जानते हो गुजरात के अंदर मिला दोस्तों, और आपके लोथल जो है डॉकयार्ड है, एक डॉकयार्ड बंदरगाह था लोथल, ये तो आप जानते हो, ठीक है। डॉकयार्ड है और भोगवा नदी है, कौन सी नदी आपके भोगवा नदी है, और यहाँ पर लिखना, यहाँ पर समुद्री संग्रहालय जो है इसका निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है, किसका, तो समुद्री संग्रहालय इसका निर्माण यहाँ पर हो रहा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों आपके चंदुदड़ा पूछूं आपसे, याद कीजिए दोस्तों आपके चंदुदड़ा पूछूं आपसे, ये कहां पर मिला आपके, ये आपके पाकिस्तान में मिला, ठीक है। और यहाँ पर क्या मिला है, मनके बनाने का कारखाना, क्या मिला है, मनके बनाने का जो कारखाना है वो यहाँ पर मिला है चंदुदड़ो में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट सुरकोतला पूछूं आपसे, ये कहां पर आपके गुजरात, कहां पर है ये गुजरात में, जो घोड़े की हड्डी के जो अवशेष मिले ना, जो घोड़े की, माना कि घोड़े से परिचित नहीं थे ये लोग जो है, फिर भी जो घोड़े की हड्डी के जो अवशेष हैं वो कहां पर मिले, वो आपके गुजरात के अंदर मिले, आपको ध्यान रखना है, सुरकोतला स्थान के अंदर मिले, ठीक है। धोलावीरा जो हमारा सवाल है कि 3 भाग में डिवाइड है ये आपके, वो हमारा आंसर धोलावीरा ही है। धोलावीरा एकमात्र ऐसा स्थान है जो 3 भाग में, पश्चिम, पूर्व और मध्य में डिवाइड है, ठीक है। 3 भाग कौन-कौन से आपके, 3 भाग आपके कौन-कौन से हैं, तो पश्चिम, पूर्व और जो मध्य है, ये 3 भाग में डिवाइड था आपके, और इसी को गुजरात के अंदर स्थित है आपके, और लिखना इसी को यूनेस्को में 40वीं विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया था, ये भी लगे हाथ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद जो कालीबंगा पूछूं आपसे कहां पर मिला है, यह राजस्थान में मिला है, ठीक है। तो जुते हुए खेत के प्रमाण कहां पर मिले, जुते हुए खेत के जो प्रमाण है वो कालीबंगा में मिले, काले रंग की चूड़ी इसको बोलते हैं, ठीक है। आलमगीर पूछूं आपसे उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। नदी कौन सी आपकी, हिंडन नदी छाप नदी है, ये भी सवाल पूछ सकता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता का अब तक में खोजे गए आपके सबसे पूर्वी आपके क्षेत्र कौन सा है, वो आलमगीर दोस्तों ना, लिखना आपके सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा, आपके सबसे पूर्वी जो बिंदु है आपके वो आलमगीरपुर आपको छापना दोस्तों ना। और सबसे दक्षिणी पूछूं आपसे कौन सा है, अरे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है हड़प्पा सभ्यता का, यह क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। ये हिंडन नदी के ऊपर नोट कीजिएगा दोस्तों। वनावली पूछूं आपसे कहां पर है, वनावली आपका जो हरियाणा यहाँ पर वनावली दोस्तों स्थान हो गया है। और मिट्टी का हल पूछूं कहां पर मिला है, मिट्टी का जो हल है आपके वो बनावली के अंदर मिला है, ठीक है। अगर राखीगढ़ी पूछूं आपसे, ये भी हरियाणा के अंदर हो गया दोस्तों आपके, और यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय जो म्यूजियम जो है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है दोस्तों ना। हाँ, देमाबाद कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, देमाबाद छापना, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। और नदी कौन सी आपके, प्रवरा नदी है, गोदावरी की सहायक नदी जो है उसके किनारे पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रोपड़ पूछूं आपसे कहां से, रोपड़ आपके पंजाब में, कहां पर है, रोपड़ पंजाब के अंदर हो गया, आपको नोट करना है, ठीक है। मनुष्य के साथ जो कुत्ते का दफन है आपको यहाँ पर रोपड़ में मिला है, ठीक है। और रंगपुर गुजरात के अंदर आपको नोट करना है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आपकी 11, तो 11 स्थान में ना हड़प्पा सभ्यता के आपको एक ही जगह लिखा दिए, एक ही क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। देखो जब मैं क्वेश्चन बना रहा था ना, तो मैंने सोचा कि अगर इस टॉपिक से सवाल आएगा तो अपने क्वेश्चन के अंदर वो सवाल आना चाहिए, ठीक है। अगर हड़प्पा सभ्यता के स्थान से सवाल पूछेगा तो इस क्वेश्चन में सवाल आपका बनना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है। अगर टेनिस में ग्रैंड स्लैम से पूछेगा तो सवाल आपका उस क्वेश्चन से आना चाहिए, ठीक है। मैंने उसी उद्देश्य के साथ में ये क्लास तैयार की है, ठीक है। चलिएगा, कौन सा कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है, जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगति का भी आयोजन करवाया। कुषाण शासक की बात पूछा है दोस्तों ना। पहली बात दोस्तों आपके जो कुषाण शासक है, लिखना आपके इस कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने। फाउंडर कौन है इस वंश के, ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है दोस्तों ना, फाउंडर कौन थे, ठीक है। फिर यहाँ के फेमस शासक कौन थे आपके, वो थे कनिष्क, जो आपको नाम सुना होगा आपने, वो फेमस शासक थे, ठीक है, जिनके टाइम पर चौथी बौद्ध संगति आपके आयोजित होती है, ठीक है। अच्छा याद कीजिए, कुषाण वंश के संस्थापक पूछूं आपसे कौन थे, तो आपके जो कुड़फिसस है, आपके कुड़फिसस जो है ये कुषाण वंश के संस्थापक थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सर्वाधिक सोने के सिक्के कहां पर मिले, इसी वंश में मिले हैं, ये भी आपको नोट करना है। और कुड़फिसस का नाम नोट कीजिएगा, ये इसका संस्थापक का नाम है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। अब देखिए यहाँ पर अजातशत्रु का नाम भी है, कनिष्क का नाम भी है, अशोक का नाम भी है, कालाशोक का नाम भी है। 4 बौद्ध संगति आपकी होती है, उन चारों बौद्ध संगति जो है वो किसके संरक्षण में होती है, इन चारों के संरक्षण के अंदर होती है, ठीक है। देखिएगा 4 बौद्ध संगति कौन-कौन सी आपके, तो पहली बौद्ध संगति, दूसरी बौद्ध संगति, तीसरी बौद्ध संगति, चौथी बौद्ध संगति। अच्छा पहली बात तो किस लोकेशन पर होती है, लोकेशन पूछूं आपसे कौन सी है, तो जो पहली बौद्ध संगति आपकी वो राजगृह में होती है, ठीक है। दूसरी जो बौद्ध संगति आपकी वो कहां पर, वैशाली के अंदर होती है ना। और जो तीसरी बौद्ध संगति आपकी यह पाटलिपुत्र जो वर्तमान पटना है यहाँ पर होती है ना। और चौथी बौद्ध संगति कहां पर होती है, कुंडलवन जो कश्मीर हमारा यहाँ पर होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुंडलवन कश्मीर के अंदर होती है ना। चलिए दोस्तों आगे देखिए। अच्छा इस समय पूछूं आपसे शासक कौन थे आपके, जिनके दौरान ये बौद्ध संगति होती है, उन शासक का नाम क्या है, ठीक है। जो पहली राजगृह में जो होती है आपके उस समय शासक कौन थे, अजातशत्रु का नाम ध्यान रखिएगा, ये इस समय शासक थे, आपको नोट करना है, ठीक है। वैशाली में जो होती है आपके सेकंड वाली वो आपके कौन थे, वो कालाशोक, कौन थे आपके, कालाशोक थे, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरे में खुद सम्राट अशोक थे ना, तीसरे में खुद सम्राट अशोक थे, नोट कीजिएगा। और चौथी के अंदर आपके कनिष्क थे, ये आपको नोट करना है दोस्तों ना। सवाल यहाँ पर चौथी के बारे में पूछेगा, चौथी हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। सवाल पूछे कि जो बौद्ध धर्म है वो हीनयान और महायान दो धर्म के अंदर दो भाग में डिवाइड हो गया, वो कौन सी बौद्ध संगति में होता है, तो इसी में होता है, ठीक है। तो महायान और हीनयान जो धर्म है हमारा, महायान और जो हीनयान शाखा जो है बौद्ध धर्म की, वो शाखा कहां पर बनती है आपकी, वो चौथी बौद्ध संगति के अंदर बनती है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, इस बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन होते हैं आपके, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, वसुमित्र जो है वो इसके अध्यक्ष थे ना, वसुमित्र अध्यक्ष थे। कभी कभी आपसे इसका उपाध्यक्ष पूछता है, ठीक है, कि इसका उपाध्यक्ष कौन था, ना अशु घोष जो है वो इसका उपाध्यक्ष होता है ना, अशु घोष जो है वो इसका उपाध्यक्ष था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बुद्ध चरित्र को लिखने वाले अशु घोष जो है वो इसके उपाध्यक्ष थे, ये भी लगे हाथ आप यहाँ पर नोट कीजिएगा। हीनयान महायान दो भाग में डिवाइड कहां पर होता है, इसी के अंदर होता है, कुंडलवन के अंदर, फोर्थ बौद्ध संगति के अंदर, आपको नोट करना है, ठीक है। ये 4 बौद्ध संगति है, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। और जो सम्राट अशोक के टाइम पर तीसरी दोस्त होती है, सम्राट अशोक के जो अभिलेख शिलालेख थे उनको पहली बार पढ़ने वाला कौन था, ठीक है। जो इसके शिलालेख जो अभिलेख थे आपके, इन अभिलेखों को, इन शिलालेखों को पहली बार पढ़ने वाला कौन था, फर्स्ट टाइम किसने पढ़ा लिखना, तो जेम्स प्रिंसेप जो है, जेम्स प्रिंसेप, इसने पहली बार पढ़ा था, ये भी लगे हाथ आप ध्यान रखिए, ठीक है। और जो अभिलेखों का जो अध्ययन है उसे क्या बोलते हैं आपके, उसे बोलते हैं एपिग्राफी, क्या बोलते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेखों का जो अध्ययन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एपिग्राफी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, कनिष्क हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बौद्ध धर्म के बारे में आपको इतनी बातें, बौद्ध संगति के बारे में ध्यान रखनी है ना। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, ठीक है। सूर्यवर्मन सेकंड, कृष्ण फर्स्ट, नरसिंह देव फर्स्ट और राजराज फर्स्ट। चारों ऑप्शन देख के आप समझ तो होंगे कि ये चारों ही महान शासक रहे हुए हैं जिन्होंने 4 महान मंदिरों का निर्माण करवाया, जो एग्जाम में बार-बार पूछता है। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया, एलोरा कैलाश मंदिर किसने बनवाया, कंबोडिया का अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया, सवाल ऐसे एग्जाम में सवाल पूछता है, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, सूर्यवर्मन सेकंड जो है, याद कीजिए दोस्तों आपके, इन्होंने जो है कंबोडिया जो देश आपके, इस कंबोडिया देश के अंदर एक मंदिर बनवाया था, इसका नाम था अंगकोर वाट का मंदिर। क्या था, अंगकोर वाट का मंदिर है। और ये भगवान विष्णु जो है आपके, भगवान विष्णु का मंदिर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भगवान विष्णु का मंदिर है, अंगकोर वाट का मंदिर कंबोडिया के अंदर है। बनाने वाले कौन है, सूर्यवर्मन, सूर्यवर्मन जो है सेकंड इसको बनाने वाले, ठीक है। अच्छा इनका वंश पूछूं आपसे कौन सा है, खामेर वंश है। सवाल कभी पूछता है, खामेर वंश भी आप सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा कृष्ण फर्स्ट
पूछूं आपसे तो इन्होंने मंदिर कौन सा बनवाया आपके, इन्होंने बनवाया एलोरा कैलाश मंदिर। कौन सा है? जो एलोरा आपके महाराष्ट्र में जो कैलाश मंदिर है, यह बनवाने वाले कौन आपके, यह कृष्ण फर्स्ट बनवाने वाले, ठीक है। इनका वंश पूछूं आपसे कौन सा है? राष्ट्रकूट वंश हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, यह क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों ना, जो एलोरा कैलाश मंदिर हमारा कृष्ण फर्स्ट बनवाया आपके, इसकी खास बात दोस्तों ये है कि ये एकाश पत्थर को, एक ही पत्थर को, एक ही पहाड़ी को ऊपर से नीचे काट के तैयार किया गया, ठीक है। मैंने क्या बोला दोस्तों आपके, ये दोस्तों एकाश पत्थर को लिखना आपके, एकाश पत्थर को ऊपर से नीचे, कैसे ऊपर से नीचे काट के तैयार किया गया है, ये इस मंदिर की खास बात है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एलोरा कैलाश मंदिर, कृष्ण फर्स्ट, राष्ट्रकूट वंश आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नरसिंह देव फर्स्ट दोस्तों याद कीजिएगा, इन्होंने कौन सा मंदिर बनाया दोस्तों, इन्होंने आपके जो मंदिर था आपके वो कहां पर, जो ओडिशा दोस्तों आपके, इस ओडिशा के अंदर कोणार्क मंदिर बनवाया, ठीक है। और जो कोणार्क मंदिर है, यह मंदिर किसको समर्पित मंदिर है आपके, ये भगवान सूर्य को समर्पित मंदिर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट पूछूं आपसे, इसी को ब्लैक पेगोडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को ब्लैक पेगोडा कहते हैं, लगे हाथ आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसी को ब्लैक पेगोडा बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, वंश कौन सा आपके, गंग वंश हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गंग वंश हो गया, हाँ। दंती दुर्ग पूछूं आपसे, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है आपके, दंती दुर्ग का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, चोल वंश पूछूं आपसे, इसमें शासक का नाम क्या है, राजराज फर्स्ट का नाम है आपके, और भद्रेश्वर मंदिर इसने बनवाया कहां पर, तमिलनाडु के अंदर जो है भद्रेश्वर मंदिर बनवाया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भद्रेश्वर मंदिर कहां पर, तमिलनाडु दोस्तों आपके, यहां बनाया मंदिर आपके, द ग्रेट चोलास टेंपल इसका नाम है, भद्रेश्वर मंदिर जैसे को बोलते हैं, द ग्रेट चोलास टेंपल, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आपके, उसमें भी आपके मंदिर शामिल है, ठीक है। तो राजराज फर्स्ट चोल वंश ने बनवाया, ठीक है। अच्छा, चोल वंश के थे कौन थे आपके, ये चोल वंश के थे ना, चोल वंश के संस्थापक कौन थे, यह क्वेश्चन फिर आपके सामने, ठीक है। जहां जहां सवाल बन सकता है वहां वहां जो है मैं अपनी कलम को चलाऊंगा आपके लिए, ठीक है। संस्थापक कौन थे, आपको बस केवल दिल भेजना है ना, मतलब ये दोस्तों क्वेश्चन आंसर पढ़ाने में टाइम नहीं लगता है, उस क्वेश्चन के कौन कौन से सवाल बन सकते हैं इसको सोचकर अपने दिमाग में रखने में टाइम लगता है रसगुल्ला ना। तो लिखिएगा इसके संस्थापक कौन थे ना। चलिए, बादशाहनामा की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई, अमीर खुसरो, अब्दुल हमीद लाहौरी, अल बरूनी और अबुल फजल, ठीक है। तो मेडाइवल हिस्ट्री का सवाल आपके सामने ये है कि जो बादशाहनामा जो पुस्तक है इसकी रचना करने वाले कौन थे, अमीर खुसरो, अब्दुल हमीद लाहौरी, अल बरूनी, अबुल फजल, चारों ही नाम महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखो अमीर खुसरो पूछूं आपसे, ये तो पहली बात दोस्तों आपके, जो अमीर खुसरो है सबसे लंबा टाइम जो इन्होंने आपके अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में गुजारा था, इन्हें हिंद का तोता बोलते हैं, क्या बोलते हैं इन्हें, हिंद का तोता कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी इनकी बड़ी फेमस पुस्तक कौन कौन सी आपके, तुगलकनामा, विजयालय, वेरी गुड लिखना, विजयालय जो है, विजयालय जो है ये आपके संस्थापक किसके, चोल वंश के, ठीक है। देखिएगा तुगलकनामा पुस्तक पूछूं आपसे, तुगलकनामा जो बुक है आपके, इसको लिखने वाले कौन आपके, अमीर खुसरो, ठीक है। खजाइन अल फतू पूछूं आपसे, खजाइन अल फतू पूछूं, इसको भी लिखने वाले कौन आपके, इसको भी लिखने वाले आपके अमीर खुसरो दोस्तों ना। इसके अलावा नूह सीपीआर पूछे आपसे, इसको भी लिखने वाले कौन आपके, अमीर खुसरो, और आसिका पूछूं आपसे, इसको भी लिखने वाले कौन, अमीर खुसरो ना। चार बुक लिखी, तुगलकनामा, खजाइन अल फतू और नूह सीपीआर, आसिका, ठीक है। अब्दुल हमीद लाहौरी दोस्तों ना, इनके द्वारा कौन सी पुस्तक आपके, बादशाहनामा पुस्तक लिखी गई थी आपके, और दरबार किसका आपके, शाहजहां का दरबार है, ये आपको ध्यान रखना है। स्थापत्य कला का मुगल काल में और जो स्वर्णिम युग था आपके इन्हीं का था, ठीक है। चित्रकारी का पूछूं आपसे किसका था आपके, चित्रकारी में आपके जहांगीर, किसका था, जहांगीर जो आपके चित्रकारी के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अल बरूनी पूछूं आपसे, याद करो बड़ी फेमस पुस्तक है इनकी, किताब उल हिंद या फिर तहकीक हिंद ना, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद या फिर तहकीक हिंद जो है यह पुस्तक किसकी है, अल बरूनी की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अबुल फजल पूछूं आपसे, अकबरनामा पुस्तक किसकी है, अकबरनामा जो पुस्तक है आपके वो अबुल फजल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब्दुल हमीद लाहौरी जो है ऑप्शन नंबर बी, बादशाहनामा पुस्तक, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी निम्नलिखित में से किस नेता का मौलिक विचार था दोस्तों ना, गोपाल कृष्ण गोखले, बी आर अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक और चितरंजन दास। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल आपके सामने यहाँ पर है। देखो एंसेंट में मैंने आपके बौद्ध धर्म वाला सवाल लिया, ठीक है। एंसेंट दोस्तों वहां पर मैंने हड़प्पा वाला सवाल भी लिया ना। मिडाइवल में मैंने आपकी बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक आपके सामने ली, ठीक है। मॉडर्न में आपके सामने बड़ी महत्वपूर्ण संस्था जो है वो आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। आगे वायसराय का सवाल ही मैंने लिया हुआ है ना। तो देखिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है इसकी स्थापना 1905 में करने वाले कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर एक आंसर, ठीक है, करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, अगर पूछूं आपसे जातियों का जो अंत है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है, जातियों का अंत पूछूं आपसे, इसकी रचना करने वाले कौन आपके, अंबेडकर साहब दोस्तों ना। मूक नायक पत्रिका पूछूं आपसे, इसकी रचना करने वाले कौन आपके, अंबेडकर साहब, ठीक है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है इसकी रचना करने वाले कौन आपके, इसकी रचना करने वाले भी, इसकी स्थापना करने वाले भी कौन थे, अंबेडकर साहब का नाम आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं, ठीक है। देखिएगा तो गीता रहस्य पुस्तक पूछूं आपसे, इसको लिखने वाले कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। द आर्कटिक होम ऑफ वेदास क्या है, द आर्कटिक होम ऑफ वेदास जो है इस पुस्तक की रचना करने वाले कौन आपके, इस पुस्तक की रचना करने वाले भी आपके तिलक भाई साहब, ठीक है। और केसरी मराठा पत्रिका पूछूं आपसे, यह भी रचना करने वाले कौन थे, यह भी आपके शुरू करने वाले बाल गंगाधर तिलक, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चितरंजन दास दोस्तों 1923 याद कीजिएगा, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले कौन थे, चितरंजन दास थे, आपको नोट करना है। स्वराज पार्टी, इन्होंने कहा कि हम सड़क पर नहीं लड़ेंगे, हम जो है पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसमें जीत कर जाएंगे और वहां अपनी बात रखेंगे आपके। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जीतने के लिए पार्टी बनाने वाले कौन थे, चितरंजन दास, सीआर दास थे। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 के अंदर होती है, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो है गोपाल कृष्ण गोखले हमारा ठीक आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जिस वायसराय ने ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार और संरक्षण में गहरी दिलचस्पी दी थी वह दोस्तों कौन है, ठीक है। मतलब वह वायसराय कौन है आपके जिसने हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट्स आपके उनके रिस्टोरेशन के अंदर, उनके प्रिजर्वेशन के अंदर जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, आपकी इंटरेस्ट लिया था आपके, वो कौन है, एलनबरो है, रिपन, लिटन, कर्जन, मेयो, पांचों महत्वपूर्ण आपके वायसराय के नाम आपके सामने दोस्तों ना। देखो एलनबरो पूछूं आपसे, या आपने पढ़ा होगा कि 1843 में दास प्रथा जो आपके स्लैब सिस्टम जो आपके जो स्लैवरी सिस्टम जो था हमारे यहाँ पर, जो स्लैवरी सिस्टम था इसका अंत करने वाले कौन था आपके, वो थे एलनबरो। कब हुआ, 1843। सती प्रथा को अंत करने वाले 1829 में कौन थे, विलियम बेंटी, ठीक है। दास प्रथा की पूछूं आपसे, एलनबरो का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। रिपन पूछूं आपसे, तो स्थानीय स्वय शासन जो है, लोकल गवर्नेंस जो है, इसके भारत में जनक कौन आपके, इसके जनक भारत में रिपन, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके जनगणना जो है, इस जनगणना को 10 के आधार पे हर 10 वर्ष में एक बार होगी, यह करवाने वाले कौन आपके 1881 के अंदर रिपन दोस्तों ना। इसके अलावा इलवर्ट बिल विवाद पूछूं आपसे, यह किसके टाइम हुआ है, तो यह भी आपके इन्हीं के टाइम हुआ है छापना, जो कि दोस्तों आपके जज जो थे आपके उनके लिए विवाद था आपके इलवर्ट बिल विवाद, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इलवर्ट बिल विवाद जो है इसको भी लाने वाले कौन आपके, रिपन, ठीक है। अच्छा तीसरा दोस्तों नाम कौन सा है, लिटन आपके नंबर 3 होगा, ठीक है। निकम्मा आदमी भाई साहब लिटन था दोस्तों आपके। लिखिएगा अगर पूछूं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाने वाला कौन था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट
एक्ट, ठीक है, वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है, इसको 1878 के अंदर लाने वाला कौन था, वो आपका लिटन का नाम आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा शस्त्र अधिनियम भी लाने वाला कौन था, लिटन का आपको नाम रखना है दोस्तों। इसको ओवन मेरिडिस आपके जो है ना, इसको ओवन मेरिडिस जो है इस नाम से जानते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, चलिएगा ना। अगला क्वेश्चन आपके कर्जन पूछूं आपसे दोस्तों। कर्जन ही तो था रसगुल्ला वो जो कि ऐतिहासिक जो इमारत थी हमारी, उनके संरक्षण की बात कर रहा था, उनके जीर्णोद्धार की बात कर रहा था, ठीक है। और 1904 के अंदर, कब 1904 के अंदर एक अधिनियम भी लेकर आया था ये आपके इनके संरक्षण के लिए, ठीक है। 1904 में एक अधिनियम भी लेकर लाने वाला कौन था, कर्जन था। भूलों का आपके समय कह दीजिए, आपके भूलों का समय, आयोग का समय जो है वो कर्जन का टाइम दोस्तों ना। 1905 में इसी ने आपकी जो बंगाल विभाजन आपके उस पर बल दिया, ठीक है। 1905 में बंगाल विभाजन करवाने वाला कौन था आपके, यह भी कर्जन ही था दोस्तों ना। और आप जानते हो कि इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है, ये भी आपको नोट करना है। कलकत्ता के टाउन हॉल से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शुरू होता है और स्वदेशी आंदोलन आपके शुरू हुआ था 7 अगस्त की तारीख को, ठीक है। इस तारीख पे हम नेशनल हैंडलूम डे या हैंडीक्राफ्ट दिवस या फिर आपके जो हस्त आपके शिल्प दिवस है वो भी हम इस तारीख को बनाते हैं, ठीक है। अच्छा मैं पूछूं आपसे, तो जनगणना जो है वो शुरू किसके टाइम पर होती है, इसके टाइम पर होती है 1872 में, ठीक है। शुरू इसके टाइम पर होती है, हर 10 वर्ष में होगी, ये कौन कहता है आपके, ये रिपन भाई साहब कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 कर्जन आपका ठीक दोस्तों आंसर है। तो अलेक्जेंडर जो कनिंगम थे ना, उनको हम बोलते हैं कि भारत में जो आर्कियोलॉजिकल है इसके जनक कौन है आपके भारत में, लिख लीजिए उनका नाम। सो अलेक्जेंडर कनिंगम इनका पूरा नाम है, ठीक है। और दोस्तों इन्हें बोलते हैं कि भारत में पुरातत्व जो है इसके जनक कौन है, इसके जनक हमारे यहाँ पर यही है, ठीक है। बाकी आप जानते हो कि 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना होती है, ये भी आप लगे हाथ यहाँ पर नोट कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके, किस युद्ध में और भारत का पहला वायसराय कौन बेटा, भारत का फर्स्ट वायसराय पूछूं आपसे, वह कौन था याद कीजिएगा। ये वायसराय की पोस्ट कब आती है, जब 1857 में जब क्रांति होती है, उस क्रांति के बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका शासन भारत में समाप्त होता है और सीधा क्राउन जो है आपके वही शासन करती है और क्राउन की ओर से अपना एक व्यक्ति यहाँ पर अपॉइंट होता है, उसी को यहाँ पर वायसराय कहते हैं। 1858 का जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट आया था 1858 का, उसके अंदर ये बात कही गई। इससे पहले जो भी एक्ट भारत में आए थे आपके वो सारे के सारे चार्टर एक्ट थे, लेकिन 1858 और फिर उसके बाद जो भी आता 1909 का, 1919 का, 1935 का जो भी एक्ट आता है वो सारा के सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसी एक्ट में पोस्ट का नाम क्या हुआ था, उसी एक्ट में जो पोस्ट का नाम था आपके, यह पोस्ट का नाम जो है वो हो गया कौन सा, वायसराय, क्या हो गया, वायसराय हो गया। और कैनिंग जो है ये भारत के पहले वायसराय बनाएगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलेगा। किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ, ठीक है। विच वॉर लेड टू द फॉल ऑफ विजयनगर एम्पायर, मतलब जो विजयनगर साम्राज्य है इसका पतन आपके किस युद्ध में होता है, पानीपत का थर्ड वॉर, तराइन का सेकंड वॉर, तालीकोटा का वॉर और वेदारा का वॉर, चारों ही महत्वपूर्ण युद्ध है, ठीक है। दोस्तों पहली बात तो आप इन चारों वॉर की डेट बताइए मुझे कि चारों वॉर की डेट क्या है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनका। दोस्तों वर्ष कौन सा, देखो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाले कौन थे, हरिहर बुक का स्थापना करने वाले, ठीक है। इनका वंश कौन सा था आपके, संगम वंश था, आपको नोट करना है, ठीक है। इस पर शासन करने वाला, इसकी राजधानी पूछूं आपसे, हम्पी राजधानी, ठीक है। इस पर शासन करने वाला एक महत्वपूर्ण वंश कौन सा, तुलु वंश, ठीक है। इस वंश के कौन आपके कृष्णदेव रॉय, कौन है, कृष्णदेव रॉय, ठीक है। और आप जानते हो इनके दरबार में अष्टदिग्गज थे आपके। और दोस्तों इसके अलावा इनकी पुस्तक का नाम क्या है, आमुक्त माल्यदा, कौन सी पुस्तक है, आमुक्त माल्यदा पुस्तक है। और लैंग्वेज कौन सी आपके, तेलुगु भाषा के अंदर, कौन सी लैंग्वेज है, तेलुगु भाषा, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देखो पानीपत का तो आपके थर्ड वॉर जो है यह 1761 में हुआ, ठीक है। तराइन का सेकंड वॉर पूछूं आपसे, यह 1192 के अंदर हुआ, ठीक है। तालीकोटा का वॉर पूछूं आपसे, तो तालीकोटा का वॉर या फिर इसी को राक्षस तांगड़ी का वॉर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राक्षस तांगड़ी का वॉर बोलते हैं। और यह वॉर कब होता है, यह वॉर 1565 में होता है, कब होता है, 1565 में ना। और वेदारा का आपके बैटल ऑफ वेदारा पूछूं आपसे, यह 17 आपके 59 में होता है, कब होता है, 1759 में वेदारा का वॉर दोस्तों होता है, ठीक है। अच्छा पानीपत का थर्ड वॉर किसके बीच में हुआ बेटा आपके, यह थर्ड वॉर पूछूं आपसे, ये दोस्तों मराठा जो है आपके, मराठा वर्सेस किसके बीच में होता है, अहमद शाह जो अब्दाली है, अहमद शाह अब्दाली इसके बीच में होता है। अहमद शाह अब्दाली यहाँ पर जीतता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तराइन का सेकंड वॉर पूछूं आपसे, फर्स्ट वॉर 1191 के अंदर होता है और पृथ्वीराज जो है आपके, पृथ्वीराज वर्सेज आपके जो मोहम्मद गोरी है इसके बीच में होता है। सेकंड वॉर में गोरी जीतता है, पहले वॉर में हमारे पृथ्वीराज जीते, चंद्रबरदाई जो आप जानते होंगे, पृथ्वीराज राष्ट्र ग्रंथ लिखने वाले, ठीक है। तालीकोटा का वॉर दोस्तों, राक्षस तांगड़ी का वॉर, ये वही वार है आपके जिसमें विजयनगर साम्राज्य जो है इसका पतन हो गया। यह युद्ध कौन सा आपके, तालीकोटा का वॉर, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। दोस्तों वेदारा का वॉर पूछूं आपसे कि भारत में जो डच है, जो नीदरलैंड है, उनको किस युद्ध के द्वारा हराया गया, इंग्लैंड के द्वारा, तो वो कौन सा वॉर आपके, वेदारा का वॉर, ठीक है। तो ये डच वर्सेज किसके बीच में होता है, डच वर्सेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है। डच का मतलब आपके हॉलैंड के जो लोग थे, नीदरलैंड के जो लोग थे आपके, इनको हराया गया लिखना, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी इसने हराया, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी तालीकोटा का वॉर करेक्ट आंसर है। बाकी सारे वॉर के बारे में आपको सारी बातें लिखा दी और विजयनगर के बारे में अलग से आपको पॉइंट लिखा दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मजदायासन सभा या रिलीजन रिफॉर्म एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था दोस्तों ना। ये पारसी समुदाय की संस्था है और रहनुमाई सभा जो है इसके संस्थापक कौन थे, सवाल आपसे कभी सवाल ये भी पूछा गया एसएससी के अंदर कि रहनुमाई संस्था की स्थापना कब होती है, सवाल भी आया हुआ, ठीक है। तो संस्थापक कौन थे, देवेंद्रनाथ टैगोर, दादाभाई नौरोजी, महात्मा ज्योतिबा फुले, आत्माराम पांडुरंग, चारों ही नाम हमारे इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए पहला नाम है देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन है, वह देवेंद्रनाथ टैगोर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कब स्थापना होती है, 1839 में इसकी स्थापना होती है ना। दादाभाई नौरोजी पूछूं आपसे, हमारे सवाल का आंसर यही आपके दादाभाई नौरोजी दोस्तों ना। और आपके 1851 के अंदर जो है इसकी स्थापना होती है, ठीक है। कांग्रेस के 3 बार, कांग्रेस के सेकंड जो अधिवेशन हुआ था, इस सेकंड अधिवेशन के अंदर अध्यक्ष किसको बनाया गया लिखना, तो सेकंड अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे वो दादाभाई नौरोजी थे, ठीक है। कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष कौन रहे हुए हैं, दादाभाई नौरोजी आपके रहे हुए हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे भारत के अंदर, वो है दादाभाई नौरोजी, ठीक है। और पॉवर्टी अनबिटरेड रूरल इंडिया आपकी पुस्तक का नाम किसका है, दादाभाई नौरोजी का नाम, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महात्मा ज्योतिबा फुले, ठीक है, इनके द्वारा एक समाज की स्थापना होती है, उसका नाम है सत्यशोधक समाज, ठीक है। कहां पर स्थापना होती है, महाराष्ट्र में इन्होंने स्थापना की, इसकी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कब की स्थापना, 1873 में की, आपको नोट करना है, ठीक है। आत्मारंग पांडुरंग दोस्तों, इन्होंने आपके जो प्रार्थना समाज है, इस प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, आत्मारंग पांडुरंग, ठीक है। कब होती है, 1867 के अंदर होती है, कहां पर होती है, महाराष्ट्र के अंदर होती है, ठीक है। तो महाराष्ट्र के अंदर 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना महाराष्ट्र में 1873 में की है। दादाभाई नौरोजी ने 1851 में रहनुमाई सभा की स्थापना की है और देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की है, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, दादाभाई नौरोजी आपका ठीक आंसर है। कब तक क्लास चलेगी, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी असली जंग बाकी है ना, अभी तो मुट्ठी भर जमीन तोली, अभी पूरा आसमान बाकी है। जिस क्लास में तुम्हारा दिमाग हैक हो जाए, ठीक है, जिस क्लास में तुम्हारा दिमाग हैंग हो जाए, तुम्हारा मुंह जो है वो पानी मांगने को तैयार हो जाए रसगुल्ला, जिस क्लास में तुम्हारा मन
मन करे कि एक बार उछल के नहीं कहीं बाहर घूम कर आऊं, समझ लेना वो क्लास आपके इस तरह की क्लास है, वो क्लास आपके सपनों को पूरा करने वाली क्लास है। ठीक है, चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक दोस्तों महिला ने की है? ठीक है, सवाल कह रहा है कि जो कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए उस अधिवेशन में पहली बार एक महिला जो है वो अध्यक्षता कर रही है। ठीक है, सवाल थोड़ा घुमा के पूछा गया ना, कलकत्ता 1917, कानपुर 1925, लाहौर 1929, लखनऊ 1916। दोस्तों चारों ही महत्वपूर्ण आपके अधिवेशन आप जानते हो। अच्छा, पहला जो अधिवेशन 85 में हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, संस्थापक कौन थे इसके? ए ओ हुम जो है वो संस्थापक थे। ठीक है, तो दूसरा अधिवेशन हुआ था आपके, उसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी उसके अध्यक्ष थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों इसके अलावा पहले मुस्लिम पूछूं आपसे वो कौन है? तो बदरुद्दीन तैयब जी आपके पहले मुस्लिम, आपको नोट करना है। ठीक है, और पहले अंग्रेज का नाम पूछूं आपसे, जॉर्ज यूले जो है ये पहले अंग्रेज, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, छोड़िए इन सब बातों को। कलकत्ता जो अधिवेशन हुआ था आपकी, इसकी अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एनी बेसेंट ना। कानपुर जो अधिवेशन हुआ है इसकी अध्यक्ष कौन है आपके? सरोजिनी नायडू अध्यक्ष कानपुर अधिवेशन की, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लाहौर अधिवेशन जो हुआ है इसके अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष है ना। और लखनऊ जो अधिवेशन हुआ है इसके हेड कौन है? तो अंबिका चरण मजमूदार जो है वो इसके हेड। ठीक है, मतलब इन चारों में से दो में महिला आपके हेड, कौन कौन सा? कलकत्ता और कानपुर के अंदर। ठीक है, पहले कौन हुआ? कलकत्ता हुआ, तो हमारा आंसर क्या होगा? कलकत्ता हमारा ठीक आंसर। ठीक है, तो कभी भी सवाल आपसे ये पूछे कि भाई पहली महिला अध्यक्ष कौन है आपके, तो पहली महिला जो है वो है एनी बेसेंट। सवाल पूछे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो पहली भारतीय जो महिला अध्यक्ष है वो है आपके सरोजिनी नायडू, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, इनकी दोस्तों बड़ी फेमस पुस्तक का नाम क्या है? द गोल्डन थ्रेशोल्ड। कौन सी है? द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है ये इनकी पुस्तक का नाम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड इनकी पुस्तक का नाम, आपको नोट करना है ना। तो सवाल पूछे कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष वो तो एनी बेसेंट है ना, कब आपकी बनती है? तो 1917 में कलकत्ता के अंदर बनती है। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों सवाल अलग अलग सवाल है, दोनों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अभी हमारा आंसर कौन सा हो गया? कलकत्ता अधिवेशन 1917 जो है वो हमारा ठीक आंसर है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें से रियासतों के प्रतिनिधि कितने थे? ठीक है, संविधान सभा में आप सभी जानते हो कुल मेंबर कितने थे? 389। कितने थे? 389 जो कुल मेंबर थे, आपको याद होगा। ठीक है, इस 389 को बनाने के लिए आपको याद कीजिए एक कैबिनेट मिशन आया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। कैबिनेट मिशन कब आया था? ये 1946 के अंदर आया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। और इसके हेड कौन थे? तो पैंथिक लॉरेंस जो है वो इसके हेड थे ना, पैंथिक लॉरेंस इसके हेड थे, ये भी आपको नोट करना है। और कैबिनेट मिशन आपके 1946 के अंदर कब आया था? आपके ये 1946 के अंदर आया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये 1946 में आया था ना। चलिए, 389 कुल मेंबर थे। ठीक है, इस 389 के अंदर आपके इस 389 में से 296 जो मेंबर थे ये आपके 296 मेंबर लगते, और 93 जो मेंबर थे ये कहां से थे? ये जो देशी रियासत वहां से थे ना। जो 93 मेंबर थे वो कहां से थे? जो हमारी रियासतें थी वहां से थे, और ये नॉमिनेट होने थे। क्या होने थे? नॉमिनेट होने थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये नॉमिनेट होने थे ना। इस 296 के अंदर जो है 4 मेंबर तो कहां से थे? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे, आपके चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जो है वहां से थे 4 मेंबर, जो कि आप जानते हो कि दिल्ली हो गया, अजमेर मेरवाड़ा हो गया, इसके अलावा कुर्ग हो गया और बलूचिस्तान हो गया। ठीक है, तो दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग, बलूचिस्तान, इन 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आपके 4 मेंबर थे। और 292 जो मेंबर है आपके वो हमारे जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे यहां से थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 292 जो मेंबर आपके जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे वहां से थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सवाल पूछ रहा है कि जो रियासतें वहां कितने थे? 93 मेंबर थे, ऑप्शन नंबर आपके टी करेक्ट आंसर हो गया। तो यहाँ पर एक ऑप्शन 15 भी दोस्तों ना, 296 वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, 292 वो यहाँ पर आ गया, 93 वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, एक यहाँ पर 15 दोस्तों ऑप्शन, आपको याद है संविधान सभा के अंदर साइन करने वाली जो संविधान सभा में जो महिलाओं की संख्या थी आपकी वो कितनी थी? 15। ठीक है, तो संविधान सभा है इसके अंदर जो आपके महिलाओं की संख्या थी आपकी वो कितनी थी? आपकी ये 15 थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, सवाल पूछो कि संविधान सभा में साइन करने वाले कुल लोग कितने थे? ठीक है, संविधान सभा में पूछूं आपसे जो साइन करने वाले जो कुल लोग थे यह कितने थे? लिखना आपके 284 मेंबर थे। कितने थे? 284 मेंबर थे। और कौन सी तारीख को साइन हुए थे? 24 जनवरी को। कब हुए थे? 24 जनवरी को 1950 के अंदर जो है वो साइन हुए थे, और 15 महिलाएं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को साइन होते हैं और 284 साइन होते हैं, ध्यान रखना। 15 महिलाएं भी आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में सवाल आपका बन सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक और ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करनी चाहिए? दोस्तों ना, मतलब जो मोनूमेंट है, जो प्लेस है, उनकी रक्षा करनी चाहिए, जो कि हिस्टोरिकल इंटरेस्ट रखते हैं, वो किस आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल नंबर 39 से आर्टिकल नंबर 50, आर्टिकल नंबर 49, आर्टिकल नंबर 48 है। देखो, आर्टिकल 39 से पूछूं आपसे, यहाँ पर निःशुल्क कानूनी सहायता जो है इसका जिक्र किया गया, फ्री लीगल एड जो है इसकी बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, और आप सभी जानते हो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लघु संविधान कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यह भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 50 की बात करूं आपसे तो लिखिएगा कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है, कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है इसके बीच जो डिफरेंस लिखना आपके, कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है इसके बीच सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का जो पृथक्करण है वो कहां पर किया गया है? आर्टिकल नंबर 50 में किया गया। ठीक है, जो हमारे हिस्टोरिकल जो मोनूमेंट है उनकी सुरक्षा की बात कहां पर है? आर्टिकल नंबर 49 के अंदर। ठीक है, आर्टिकल नंबर 48 पूछूं आपसे, इसको भी 42वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा जोड़ा गया, आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर पर्यावरण और वन संरक्षण जो है इसकी बात यहां पर की गई है। ठीक है, तो पर्यावरण और वन संरक्षण जो है इसकी बात हुई है यहां पर। और आप जानते हो आर्टिकल नंबर 36 से आर्टिकल नंबर 51 जो है ये आपकी भाग 4 होता है, और भाग 4 में क्या लिखा हुआ है? डीपीएसपी लिखा हुआ है, आप जानते हो। और डीपीएसपी हमने कहां से लिए? आयरलैंड से लिए, यह क्वेश्चन भी आप जानते हो। और अगर सवाल पूछूं आपसे यहां पर डीपीएसपी आयरलैंड से लिए, ध्यान रखना। और अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे कि आर्टिकल जो 38 है आपकी महत्वपूर्ण आर्टिकल, और आर्टिकल 51 लिख दीजिए। ठीक है, आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है लोक कल्याणकारी जो राज्य, पब्लिक वेलफेयर जो स्टेट है इसकी बात आर्टिकल 38 में। और आर्टिकल 51 के अंदर अंतरराष्ट्रीय शांति जो है इसकी बात कहां पर है? कभी सवाल पूछे ना आपसे कि भारत की विदेश नीति कहां पर है? आर्टिकल 51 के अंदर, आपको नोट करना है। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, मतलब जैसे मैं क्लास समाप्त करूंगा उसके बाद से और कल 12 बजे तक, मतलब कल रात को 12 बजे तक जो है वो बुक की जो डिलीवरी चार्ज है वो फ्री कर दिया जाएगा आपके लिए। मतलब आप इंग्लिश मीडियम की बुक आप वो लीजिए, आप हिंदी वाली लीजिए, दोनों की प्राइस जो है 120 रहने वाली। कहां पर? जो बुक साला है वहां पर ऊपर लिंक लगा हुआ है, तो अभी से मतलब कि आज और कल रात को 12 बजे तक जो है वो प्राइस आपकी 120 रहने वाली है। इसके बाद कभी भी प्राइस जो है मतलब कभी भी शिपिंग चार्ज फ्री नहीं किया जाएगा, जो लगता है आपको वो लगने वाला है। ठीक है, अभी हम इसको वहन करने वाले हैं अगले मतलब रात को 12 बजे तक जो है 24 सॉरी आपके जो 12 तारीख की रात को 12 बजे तक जो है वो हम वहन करेंगे। ठीक है, तो आप सभी के लिए 24 घंटे से ऊपर टाइम दे दिया मैंने लगभग दोस्तों, आप सभी के लिए जो है अभी को देखते हुए लगभग आपके पास में 27 घंटे का टाइम मैंने दे दिया है। आप चाहो तो बुक साला से ऑर्डर कर सकते हो, आप 120 रुपीस के अंदर है और शिपिंग चार्ज फ्री कर दिया गया है। और यह दोनों बुक है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाली बुक भी आपके सामने यहाँ पर, ये हिंदी मीडियम वाली बुक है, और ये इंग्लिश मीडियम वाली जो बुक है आपकी यह भी लॉन्च कर रहा हूं, सेम टू सेम बुक है। ये 248 पेज की, ये 248 पेज की है। जो कंटेंट इसमें वही कंटेंट इसमें इंग्लिश मीडियम में पूरा कंटेंट दिया गया, जनवरी से दिसंबर तक का पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। दोनों ही आपको उत्कर्ष बुक साला ऐप पर 120 रुपए की उपलब्ध है, शिपिंग चार्ज फ्री कर दिया गया मैंने 12 तारीख को रात को 12 बजे तक। ठीक है, चलिएगा
आगे देखिएगा, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया? दोस्तों ना प्रीवी पर्स पूछूं आपसे, पहले जो राजा महाराजा थे ना, उनको आपके जब उनका शासन हटाया गया था यहाँ से, तो उनको पेंशन के रूप में बड़ी राशि देना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन जब इंदिरा गांधी जी गवर्नमेंट में आती है तो 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जो है इसको समाप्त कर देती है, ठीक है। तो 26वां संविधान संशोधन, ठीक है। अगर सवाल आपसे पूछे कि भाई भारत के संविधान में कितने संशोधन अधिनियम आ चुके हैं, तो 106 आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो अधिनियम है ये आ चुके हैं, और ये आपके 106 दोस्तों आप याद कीजिए, नारी शक्ति बंधन अधिनियम था, याद कीजिएगा इसको, नारी शक्ति बंधन अधिनियम था, जिसके तहत महिलाओं के लिए आपके सीटें रिजर्व करने की बात कही गई थी, ठीक है। वो 106वां दोस्तों अधिनियम था, ठीक है। अब ये बिल आया बेटा 129वां संविधान संशोधन बिल पेश हुआ, आप जानते हो, जो कि मैंने कहा था कि एक देश एक चुनाव के लिए पेश हुआ है, लेकिन अब ये पारित नहीं हुआ, ठीक है। जब पारित होगा तो उसके बाद में यह बिल नहीं होगा, क्या होगा, अधिनियम होगा, ठीक है। ये 129वां भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो पहला संविधान संशोधन जो अधिनियम था ये 1951 के अंदर आता है। इसके तहत संविधान में अनुसूची नंबर 9 जो है इसको जोड़ा गया था, जो कि आपके लैंड रिफॉर्म जो है, भूमि सुधार जो है, इससे संबंधित आपको ध्यान रखना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर ये आती है, ठीक है। आर्टिकल 368 के अंदर हमारे यहाँ पर संविधान संशोधन जो है इसकी प्रक्रिया का उल्लेख है, और साउथ अफ्रीका देश जो है यहाँ से हमने इसको लिया है, और ये भाग नंबर 20 है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सारी बातें मैंने आपको यहाँ लिख दिया ना। देखो 26वां हमारा तो ठीक आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन है 36वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसके द्वारा सिक्किम जो है भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया, दोस्तों ना। इसके द्वारा संबंधित किससे, ये सिक्किम से संबंधित है, कब की बात है, 1975 की बात है, और सिक्किम को पूर्ण राज्य इसी से बनाया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 89वां संशोधन की बात करूं आपसे, यह 2003 का संविधान संशोधन है, और इसके द्वारा एक कमीशन बनता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है। और आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल नंबर 338 ए बनता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है अनुसूचित जनजाति आयोग बनता है 2003 के 89वें संविधान संशोधन से, आर्टिकल 338 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 42वां पूछूं दोस्तों आपसे, देखो जो 42वां संविधान संशोधन है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, इससे बहुत सारे चेंज हुए दोस्तों ना। एक तो दोस्तों 5 विषय जो है, यह 5 विषय राज्य सूची जो है इससे निकलकर कहां पर आ गए, समवर्ती सूची के अंदर आ गए, ठीक है। अब ये 5 विषय कौन कौन दोस्तों आपके, पहला विषय था आपके एजुकेशन शिक्षा हो गया, एक विषय दोस्तों कौन सा आपके, एक विषय था आपके मापतोल हो गया, मापतोल वाला विषय हो गया, एक आपका विषय था कौन सा आपके, एक विषय आपके वन हो गया, एक था आपका वन्य जीव लिखिएगा, एक वन्य जीव हो गया, और एक था आपका न्याय प्रशासन, ठीक है। तो ये 5 विषय जो है आपके 5 विषय लिखना, यह 5 विषय राज्य सूची से निकल करके कौन लिस्ट, मतलब पहले इन पर कानून आपके स्टेट बनाती थी, अब कानून जो है स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर बनाएंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक भाग 4 ए जो है इसको जोड़ा गया था, याद करना आपके, जिसको हम आपके आर्टिकल नंबर 51 ए भी कहते हैं, याद करना, फंडामेंटल ड्यूटी वाला भाग है, मौलिक कर्तव्य वाला भाग है, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है इसके द्वारा जोड़ा गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों एक भाग 14 ए ना, एक भाग कौन सा है, 14 ए भी जोड़ा गया था आपके, जिसमें न्यायाधिकरण जो है, ट्रिब्यूनल जो है इसका जिक्र किया गया है, और इसमें 2 आर्टिकल जोड़े गए, कौन कौन से, आर्टिकल 323 ए और 323 बी, आपको ध्यान रखना है, ये आर्टिकल इसके द्वारा जोड़े गए, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। बाकी जो प्रस्तावना है इसमें भी एक बार संशोधन हुआ है, और ये संशोधन किससे हुआ था, 42वां संविधान संशोधन से हुआ था। और लिखिएगा इसमें समाजवाद वर्ड जोड़ा गया बेटा, एक बार आपके समाजवाद जोड़ा गया, समाजवाद, एक पंथ निरपेक्षता वर्ड जोड़ा गया, और एक अखंडता जो वर्ड है आपके वो जोड़ा गया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 3 वर्ड भी आपको यहाँ पर नोट करना है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो ये एग्जाम में सवाल को कहीं ना कहीं सवाल बनेगा ना, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि जहां सवाल बन सकता है वहां पर आपको इतना मजबूत कर दूं इस सीरीज के अंदर, ठीक है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है ना। कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है दोस्तों ना, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करूं आपसे, देखिए दोस्तों आर्टिकल नंबर 66 आपके, देखो उपराष्ट्रपति भारत का होगा, ये कहां लिखा हुआ, आर्टिकल नंबर 63 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। और 64 में लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति जो है यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यह बात आर्टिकल नंबर 64 महत्वपूर्ण आर्टिकल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 3 पूछूं आपसे, यहां पर इसके निर्वाचन की बात दोस्तों की गई है, ठीक है। इसके निर्वाचन की बात की गई है, और इसके निर्वाचन में ऑल एमपी जो है आपके सभी सांसद भाग लेते हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड हो ना। जब हम आपके जब राष्ट्रपति को पढ़ाते तो वहां आपसे मैं कहता हूं कि वहां पर इलेक्टेड एमपी भाग लेंगे, ठीक है। नॉमिनेटेड एमपी भाग नहीं लेंगे, जो मनोनीत जो आपके सांसद हैं वो भाग नहीं लेंगे, लेकिन यहां पर ऑल एमपी भाग लेते हैं, चाहे इलेक्टेड हो और चाहे नॉमिनेटेड हो, आपके दोनों इसमें भाग लेने वाले, ठीक है। इसके अलावा इसके शपथ का उल्लेख कहां पर है, आर्टिकल नंबर 69 में इसका शपथ का उल्लेख, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा फिर 71 दोस्तों इसमें क्या आपके 71 में अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद अगर हुआ तो उस विवाद का निपटान जो है सुप्रीम कोर्ट करेगा, इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा, ये बात आर्टिकल नंबर 71 में लिखी है, ठीक है। आर्टिकल 54 पूछूं आपसे, तो आर्टिकल 52 में भारत के राष्ट्रपति होगा, ये लिखा हुआ है। आर्टिकल 53 में उसके पास में कार्यपालिका शक्ति होंगी, ये लिखा हुआ है। आर्टिकल 54 के अंदर जो है उसका निर्वाचक जो मंडल है, मतलब उसके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा, निर्वाचक मंडल क्या होगा, उसका इलेक्टोरल क्या होने वाला है, इसका जिक्र आर्टिकल नंबर 54 में किया गया, ठीक है। और यहां पर लिखा हुआ है कि निर्वाचित आपके एमएलए, इलेक्टेड एमएलए और इलेक्टेड एमपी जो है यही भाग लेंगे इसके अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब कि इन दोनों में अंतर क्या हुआ बेटा, कि यहां पर तो इलेक्टेड एमएलए भाग लेंगे जो कि यहां पर नहीं लेंगे, ठीक है। यहां पर नॉमिनेटेड एमपी भाग नहीं लेंगे, यहां पर वो भाग लेंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आप जानते हो आर्टिकल जो आपके 55 आपके वहां पर इसकी विधि लिखी हुई है, और वह है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एकल संक्रमणी मत पद्धति, ये सिद्धांत आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 56 में आप जानते हो क्या लिखा हुआ है, कार्यकाल के बारे में 56 में लिखा हुआ है, 57 में लिखा हुआ है कि उसको री इलेक्शन आपका और पुनर्निर्वाचन उसका हो सकता है, ये लिखा हुआ है आपके। 58 में उसकी योग्यता लिखी हुई है, 59 में आपके पद की शर्तें लिखी हुई है, और 60 के अंदर जो है शपथ का उल्लेख है, और आर्टिकल 61 के अंदर महाभियोग, ठीक है। आर्टिकल 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा, 53 में कार्यपालिका शक्ति होंगी उसके पास में, 54 में निर्वाचक मंडल, निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा, 55 के अंदर निर्वाचन की विधि क्या होगी, 56 में कार्यकाल क्या होगा, उसका टर्म ऑफ ऑफिस क्या होने वाला है, 57 में उसका क्या वापस से दोबारा चुनाव हो सकता है आपके, 58 में उसकी योग्यता क्वालिफिकेशन क्या होंगी, 59 में पद की शर्तें कंडीशन क्या है, 60 के अंदर शपथ का उल्लेख है, आर्टिकल 61 के अंदर आपके महाभियोग या इंपीचमेंट का उल्लेख किया गया, ठीक है। चलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज, दोस्तों ना फिजिकल चेंज नहीं है, बर्फ का पिघलना, दूध से दही का बनना, NH4Cl का ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन और लोहे की छड़ को गर्म करने का लाल होना, दोस्तों ना। देखिए कुल मिलाकर दोस्तों बात यहां पर ये हो रही है आपके कि दो तरह के चेंज होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज होता है, एक तो फिजिकल चेंज है और एक केमिकल चेंज होता है, ठीक है। एक तो फिजिकल चेंज है और एक केमिकल चेंज है, दो तरह के चेंज होते हैं दोस्तों ना, एक तो फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज है, ठीक है। अच्छा तो फिजिकल चेंज की खास बात क्या है आपके कि मान लो बर्फ को हमने पिघलाया और बर्फ पिघल के पानी हो गया, ठीक है। अगर उस पानी को वापस जमाऊंगा तो आपके वापस बर्फ बन जाएगी, ठीक है। जो रिएक्शन दोनों ओर चलती हो आपके, जो रिएक्शन दोनों ओर चलती हो, बर्फ को मैंने पिघलाया तो पानी बन गया, ठीक है। पानी को वापस जमाऊंगा तो क्या बनेगा, बर्फ बन जाएगा दोस्तों ना। पानी को मैंने गर्म करा तो भाप बन गई, ठीक है। इस भाप को वापस ठंडा करूंगा क्या होगा, आपके पानी बन जाएगा, ठीक है। जो दोनों ओर चलती है वो कौन सी आपकी फिजिकल चेंज दोस्तों होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों आपके केमिकल में क्या होता है, आपके दोनों ओर नहीं चलेगी दोस्तों ना। दूध से आपने क्या करा, दही बना दिया, ठीक है। अब दोस्तों वापस दही से आप दूध जो नहीं बना पाओगे, ठीक है। दूध से आपने बनाया पनीर दोस्तों ना, लेकिन अब वापस पनीर से आप लोग क्या है वो दूध नहीं बना पाओगे, ठीक है। दूध से आपने बनाई खीर, लेकिन खीर से वापस दूध आप नहीं बना पाओगे, ये आप मान के चलना ना। ये एक और चलती है, दोनों ओर चलती है, इनकी खास विशेषता है। एग्जाम में इनका जो उदाहरण है वो पूछता है दोस्तों ना, आप इसके उदाहरण याद कर लीजिए, कुछ बड़े महत्वपूर्ण उदाहरण लिखा रहा हूं आपको। दूध
दूध का दही बनना, ये तो हो गया। दूध से पनीर बनना, ये भी हो गया आपके लिखना। कोई दोस्तों पकना दोस्तों ना, कोई पकना आपके जो होता है, कोई चीज पकती है, रसगुल्ला आपकी सब्जियों का पकना हो गया, और पकना जो आपके भी होगा आपके, वो आपके कैसे चेंज होगा, केमिकल चेंज होने वाला है ना। सड़ना पूछूं आपसे, कोई चीज सड़ती है आपके, फल का सड़ना हो गया, केला सड़ गया, आपके कोई भी चीज सड़ गई है तो वापस ठीक नहीं हो पाएगी दोस्तों ना। लिखना आपके इसके अलावा जलना दोस्तों ना, ये दहन जो है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। जलना या फिर दहन जो है वो भी इसका एग्जांपल, ठीक है। देखो मोम का पिघलना वो फिजिकल चेंज है, मोम जलाई आपने, वो पिघल गई, उससे वापस आप मोम बना सकते हो, ठीक है। लेकिन जो बत्ती साथ में जल रही है आपके, वो क्या है, तो मोमबत्ती का जलना दोस्तों आपको उसमें केमिकल चेंज भी आएगा, लेकिन मोम के पिघलने में केवल क्या आएगा, फिजिकल चेंज आएगा, ठीक है। जो मोम का पिघलना है ना, मोम का पिघलना किसमें आता है, मोम का पिघलना जो है इसके अंदर आएगा, ठीक है। और जो मोमबत्ती का जलना है उसमें ये वाला भी आएगा ना। तो पकना, सड़ना, दहन दोस्तों आपकी, इसके अलावा संचारण, ठीक है। संचारण का मतलब होता है आपकी जंग लगना, ठीक है। लोहे पर जंग का लगना, तो वो लोहा वापस ठीक नहीं हो पाएगा ना, तो जंग का लगना आपके संचारण भी इसमें आएगा, ठीक है। तो ये नोट करना, दहन, संचारण, सड़ना, पकना, और ये कुछ चेंजेस जो आपके जो वन साइडेड होते हैं वो सारे केमिकल चेंज होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन है दूध से दही का बनना, ये केमिकल चेंज है, फिजिकल नहीं है दोस्तों ना। NH4Cl को जानते हो क्या बोलते हैं आप, नौसादर कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं नौसादर कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड इसका नाम है, ठीक है। इसका नाम अमोनियम क्लोराइड है। कभी कभी सवाल पूछता है कि जो अमोनियम क्लोराइड है उसको सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, नौसादर कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा ना। तो लोहे की छड़ को गर्म करोगे तो गर्म हो जाएगी, लेकिन जैसे गर्म से हटाओगे उसको तो वापस ठंडी हो जाएगी, ठीक है। तो ये फिजिकल चेंज हो गया ना। बर्फ को पिघलाओगे पानी बनेगा, पानी को ठंडा करोगे वापस बर्फ बन जाएगा, ठीक है। चलिएगा ना। जब एक चींटी काटती है तो कौन सा अम्ल साबित करती है, विच एसिड इज सेक्रेटेड व्हेन एन एंट बाइट दोस्तों ना। एक चींटी काटेगी तो कौन सा एसिड निकलेगा, ठीक है। देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आप जानते हो किसमें होता है, ये HCl इसका फार्मूला होता है। ये अम्ल जो है पेट के अंदर होता है दोस्तों ना। आपका जो स्टोमक है आपकी, उस स्टोमक के अंदर कौन सा अम्ल है, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है। और दोस्तों ये दोस्तों अम्ल जो होता है आपके ना, इस अम्ल के कारण पेट में जो भोजन होता है उसकी प्रकृति कैसी हो जाती है आपकी, अम्लीय हो जाती है, ठीक है। और प्रोटीन के पाचन के लिए सहायक कौन है, प्रोटीन के पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है वो सहायक होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा फार्मिक अम्ल पूछूं आपसे, ये आपके लाल चींटी के काटने पर जो दर्द होता है आपको थोड़ा सा आपके, वो इसी फार्मिक अम्ल से होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी से होता है दोस्तों ना। अच्छा एसिटिक अम्ल पूछूं आपसे, ये किसमें होता है, सिरका या विनेगर, ठीक है। और सिरके वाली प्याज खाई आपने, सिरका या विनेगर जो होता है इसमें कौन सा अम्ल है, एसिटिक अम्ल इसके अंदर होता है, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल पूछूं आपसे, टमाटर लिखिए। एक बार आपके एसएससी ने सवाल पूछा पालक में कौन सा अम्ल होता है, तो पालक के अंदर भी आपके ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ठीक है। टमाटर और पालक के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल ना। टार्ट्रिक अम्ल पूछूं आपसे, इमली जो होती है आपकी, इमली खट्टी किस अम्ल से होती है आपकी, टार्ट्रिक अम्ल से होती है, आपको छापना दोस्तों ना। और दोस्तों कभी आपने बटर खाया, दोस्तों बटर खाया आपने, वो ब्रेड पे लगा के, आपके पराठों पर लगा के बटर खाया आपने, उसको बटर जो होता है वो हल्का खट्टा होता है, आप चेक करना उसको ना, हल्का सा खट्टा होता है, क्योंकि उसमें ब्यूटारिक एसिड होता है। कौन सा होता है, उसमें ब्यूटारिक अम्ल होता है, आपको नोट करना है, ठीक है। तो ब्यूटारिक अम्ल किसमें होता है, आपके बटर में होता है, मक्खन में, बटर में आपको छापना है, ब्यूटारिक अम्ल भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी फार्मिक अम्ल हमारा ठीक आंसर हो गया ना। निम्नलिखित में से कौन सा समूह डोबेरोइन त्रिक दोस्तों आपके, डोबेरोइन त्रिक जो है इस पर नहीं है, ठीक है। देखो ये भी सवाल आपके खूब आता है बार बार, और जब एका शिफ्ट में सवाल आ जाता है ना तो फिर रिपीट बहुत बार होता है सवाल ना। डोबेरोइन त्रिक और आपके न्यूलैंड का ऑक्टेव लो, ठीक है। दो दोस्तों आपके फॉर्मूले आपके, एक दोस्तों आपके कौन सा आपके, एक दोस्तों आपके ट्राइड फॉर्मूला आपके, एक तो आपके ट्राइड फॉर्मूला है, ट्राइड फॉर्मूला है, और एक आपके ऑक्टेव लो है। कौन सा ऑक्टेव लो है, इसको बोलते हैं त्रिक नियम कहते हैं इसको तो, और एक होता है आपके अष्टक नियम। कौन सा होता है, अष्टक नियम होता है, ठीक है। इसको देने वाला कौन आपके, तो इसको देने वाला डोबराइन जो आपके, ये देने वाला इसको, और इसको देने वाला कौन है, न्यूलैंड। कौन देने वाला, इसको न्यूलैंड देने वाला, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों इसने ये कहा दोस्तों आपके कि अगर फर्स्ट और थर्ड दोस्तों इनके परमाणु भार को जोड़ देंगे और उसमें 2 का भाग दे देंगे तो इस बीच वाले का परमाणु भार आ जाएगा, ऐसा इसने कहा था, ठीक है। कि अगर लिथियम और पोटेशियम का परमाणु भार जोड़ देंगे हम लोग दोस्तों आपके और उसमें 2 का भाग देंगे तो बीच वाले का परमाणु भार आएगा, ठीक है। जब इसने ऐसे जब दोस्तों आपके इसने आवर्त सारणी में से आपके जोड़े बनाए तो केवल 3 ही जोड़े बन पाए दोस्तों ना, केवल 3 ही जोड़े बन पाए आपके। इसमें एक तो कौन सा था आपके, एक तो था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। कौन सा था आपके, एक था लिथियम, एक था सोडियम, एक था पोटेशियम, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एक तो यह जोड़ा बन पाया जिसको यह रूल फॉलो कर रहा है दोस्तों ना। एक बन पाया दोस्तों आपके कौन सा आपके, एक बन पाया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। कौन सा बन पाया, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है यह बन पाया, आपके ध्यान रखना दोस्तों ना। एक बन पाया कौन सा आपके, बन पाया कैल्शियम, स्ट्रोंसियम। कौन सा बन पाया, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, और आपकी जो बैरियम है आपकी ये बन पाया, ठीक है। तो ये 3 ही जोड़े बन पाए, ठीक है। कौन कौन से बन पाए, एक तो ये वाला बन पाया, एक ये बन पाया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बन पाया, एक कैल्शियम, स्ट्रोंसियम वाला बन पाया, ठीक है। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है, ये वाला नहीं बन पाया था तो सवाल पूछ रहा कौन सा नहीं है, ठीक है। केवल 3 ही जोड़े बन पाए। सवाल कभी कभी ये पूछ सकता है कि भाई कौन सा जोड़ा बन पाया, किसके साथ बन पाया, ठीक है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बैरियम, ये आपको ध्यान रखना है। ये 3 जोड़े बन पाए, ये वाला नहीं बन पाया, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। इसमें आपके क्या नियम था आपके कि पहले और तीसरे का परमाणु भार जोड़ दीजिए, 2 का भाग दीजिए, लगभग बीच वाले का आ जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों रूल था ना। अच्छा ऑक्टेव लो देने वाला न्यूलैंड था आपके, इसने कहा दोस्तों मान लो दोस्तों आपकी एक नंबर पे कोई चीज आ चुकी है आपके, अब तो 7 एलिमेंट जो आपके 7 एलिमेंट और आएंगे आपके, यहाँ पर 7 एलिमेंट और यहाँ पर बीच में आएंगे, और फिर दोस्तों इसके बाद में जो अगला एलिमेंट आएगा आपके वो यहाँ पर इन दोनों के जो गुण होंगे वो बराबर होंगे, सेम होंगे, ठीक है। ये इसने कहा था बीच में 7 एलिमेंट आएंगे, जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी सा ना, यही आपके तो 7 से स्टार्ट किया, 7 से स्टार्ट किया, देखिए सा रे गा मा पा धा नी है ना, और फिर आपके वापस सा आ गया, ठीक है। तो इसने कहा कि आपके ये जो आठवां जो वर्ड होता है वो सेम होता है, ठीक है। ये न्यूलैंड के आपके ऑक्टेव रूल के अंदर था, तो आपको ऑप्शन नंबर 20 में ध्यान रखना है, ठीक है। ये इतनी बातें तो आपको इस एग्जाम के लिए ध्यान रखनी पड़ेंगे, बाकी आप पढ़ना चाहो तो केमिस्ट्री में आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो, ठीक है। काम की बात यही है ना। चलिए आगे चलिए। दंत विज्ञानी, दंत चिकित्सक द्वारा किस दर्पण का प्रयोग दांतों की बड़ी छवि देखने के लिए करते हैं दोस्तों ना। दांतों की जो बड़ी छवि, देखिए मेरे पास में क्या है, 7 फेरो के सीरीज में 7 ही एपिसोड होते हैं, मुझे इन 7 एपिसोड में दुनिया भर का कंटेंट कवर करना पड़ता है जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, ठीक है। ये मेरे लिए भी चैलेंज है तो आपके लिए भी चैलेंज है, पर दुनिया को इतना भरोसा है कि इस 7 फेरो की सीरीज से एग्जाम में सवाल निश्चित बनता है, ये मैं आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। मेरी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा, थोड़ा कष्ट आपको होगा, ठीक है। थोड़ी स्पीड मेरी तेज हो सकती है, थोड़ा कंटेंट अधिक हो सकता है, थोड़ी लंबी क्लास हो सकती है, पर चिंता मत कीजिए, जब मेहनत करोगे पसीना आएगा हथेली में तभी सफलता आपके कदम चूमने वाली है, ठीक है। चलिए दंत विज्ञानी डेंटिस्ट जो होते हैं आपके वो कौन से दर्पण का यूज दांतों को बड़ी छवि देखने में करते हैं दोस्तों ना। देखिए हमारे पास 3 दर्पण है, कौन कौन से हैं, एक तो समतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण आपके जो कि हमारा जिसका नाम आप जानते हो कॉन्क्लेव होता है, और एक आपके कौन सा उत्तल है जिसको हम कॉन्वेक्स कहते हैं, ठीक है। 3 दर्पण हमारे पास है, ठीक है। समतल दर्पण दोस्तों जो आपके घर में लगा होता है, जिसमें आप अपना फोटो देखते हो, बाल सेट करते हो, बाल हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, पर बाल सेट करना जरूरी है, ठीक है। आजकल तो दोस्तों कई लोग जो है आपके वो सप्ताह में एक दिन भी नहीं नहाते होंगे, जरूरी नहीं दोस्तों नहाना, आपके पानी बचाओ सबको पढ़ाओ, यही हमारा उद्देश्य है, यही मेरा भी उद्देश्य है, ठीक है। हम भी नहीं नहाते भाई साहब, क्यों ही नहाए दोस्तों, जब नहाने के बाद भी ऐसा ही दिखना है तो फिर नहा के क्या उखाड़ लेंगे भाई साहब, अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाओ दोस्तों ना। समतल दर्पण की बात करते हैं दोस्तों, जो आप घर में लगा हुआ वही समतल दर्पण है, वस्तु के समान आकार की इमेज इसमें दिखाई देती है, आभासी प्रतिबिंब जो आपके वो दिखाई देता है, ठीक है। तो वस्तु के समान आकार का होता है, वस्तु के समान आकार का होता है इसके अंदर आपके, और आभासी इमेज होती है ना, वर्चुअल आपके आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी जहां भी लिखा होता है वहां पर सीधा अपने आप लिख देना, ठीक है। आभासी के साथ हमेशा सीधा ही होगा इमेज, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक दोस्तों अवतल दर्पण होता है दोस्तों, अवतल दर्पण आपके जो अंदर की ओर धसा हुआ दर्पण आपके होता है उसको बोलते हैं अवतल दर्पण कहते हैं दोस्तों ना। अवतल दर्पण आपके जो कोई भी अगर
अगर छोटी चीज है, अगर उसको बड़ा करके देखना हो तो वहां पर क्या करेंगे, हम इसका यूज करेंगे दोस्तों ना। इसका कंसेप्ट क्या है कि कोई अगर छोटी चीज है, इसमें क्वेश्चन उदाहरण नहीं पूछता ना, कोई भी छोटी चीज है अगर इसको बड़ी करके देखना हो तो हम जो है कॉन्क्लेव जो हमारा दर्पण है आपके मिरर का दोस्तों यूज करते हैं आपके। डेंटिस्ट तो डेंटिस्ट का भी जाना दोस्तों आप उसके पास में, उसके पास एक पेंसिल आपकी होती है, ठीक है, उस पेंसिल में आगे की ओर क्या होता है, उस पेंसिल में आगे की ओर आपके ये दर्पण लगा होता है, जिससे कि उसको आपके अंदर जो दांत का जो कीड़ा होता है वो बड़ा दिखाई देता है और फिर वो उसको निकाल देता है दोस्तों ना। तो मैंने आपसे कहा यहाँ पर दोस्तों आपके डेंटिस्ट जो आपके डेंटिस्ट जो होते हैं आपके ईएनटी डॉक्टर जो होते हैं आपके कान के नाक के जो डॉक्टर होते हैं वो भी दोस्तों इसका यूज करते हैं आपके। सेविंग जो मिरर हमारा होता है आपके, सेविंग जो मिरर होता है आपके, उसमें भी इसका यूज करते हैं हम जो है छोटी चीज को बड़ा करके देखने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ जो दोस्तों इमेज बनती है आपके वो वास्तविक बनती है और उल्टी बनती है ना, वास्तविक और उल्टी बनेगी आपको छापना, ठीक है। जहां जहां आभासी वहां वहां सीधा, जहां जहां वास्तविक वहां वहां उल्टा, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों ना। उत्तल पूछूं आपसे, ये बड़ी इमेज को छोटा करके देखने के लिए जो है वो हमारे लिए उत्तल आपके दर्पण होता है, ठीक है। कोई बड़ी चीज आपके उसको छोटा करके देखना है तो आपकी वो ये वाला काम आएगा, ठीक है। तो गाड़ी का साइड का जो मिरर होता है आपके, उसमें पूरी पीछे जो गाड़ी चलती रहती है आपके, तो वो गाड़ी उस मिरर से बहुत बड़ी है ना, तो पूरी गाड़ी आपको उसमें दिखाई देती है, ठीक है, क्योंकि उसमें लेंस, उसमें दर्पण कौन सा लगा हुआ है, उत्तल दर्पण लगा हुआ है, उसमें कॉन्वेक्स जो मिरर आपकी वो लगा हुआ है, ठीक है। तो देखिए गाड़ी का जो साइड मिरर होता है ये इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिए हमारा आंसर क्या दोस्तों, हमारा आंसर हो गया डेंटिस्ट के पास में दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर आपको नोट करना है। और ये भी सवाल पूछ सकता है कि यहाँ पर आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए, जब हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो त्वरण के कारण जी दोस्तों आपके जो जी का मान आपके उसके मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। देखिए दोस्तों एक बात आपको ध्यान से रखनी है आपको, जी दोस्तों आपके जी जो आपकी जो त्वरण जो आपकी पृथ्वी का त्वरण है इसको बोलते हैं ग्रेविटी जो होती है हमारी, वही दोस्तों जी है, ठीक है। ये हमारी जो आपकी त्रिज्या जो है इसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। मतलब कि दोस्तों अगर दूरी बढ़ेगी आपकी, डिस्टेंस बढ़ेगा तो जी का मान आपके कम होगा, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो जी का मान कम होगा, ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। बाकी जी का जो आपके जो मान होता है आप जानते हो कि 9.8 आपके मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये भी आपने सुना होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने आपसे कहा दोस्तों आपके पृथ्वी दोस्तों कुछ ऐसे है आपको, पृथ्वी कुछ ऐसे आपके पूरी की पूरी गोलाकार नहीं है, ठीक है। कुछ दोस्तों आपके अंडाकार आकृति में पृथ्वी आपकी होती है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आपके केंद्र जो आपके सेंटर जो इसका वो यहाँ पर दोस्तों ना, अब दोस्तों यहाँ से लाइन खींचूंगा आपके, यह लाइन कौन सी लाइन आपके, यह कहलाती है विषुवत रेखा कहलाती है, विषुवत रेखा कहलाती है, इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटर कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वही दोस्तों आपके यहाँ पर जो होगा आपके इसको बोलते हैं हम क्या, ध्रुव कहते हैं, ठीक है। और ये उत्तरी दिशा में तो क्या बोलेंगे इसको नॉर्थ पोल कहेंगे, जो नॉर्वे के ऊपर होगा, ठीक है। उत्तर ध्रुव दोस्तों आपके सामने यहाँ पर होगा, जो आपकी इसकी जो दूरी होगी दोस्तों आपके ऐसे निकालेंगे, ये इसकी दूरी होने वाली, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके मान लो दोस्तों ये दूरी ए है और मान लो ये दूरी आपकी बी है, ठीक है। तो आपको इमेज में देखने के बाद में ये तो पता लग चुका होगा कि इसमें से कौन सी दूरी आपकी अधिक होने वाली है, आपके ए दूरी आपकी ए डिस्टेंस जो है वो अधिक होगी आपके बी की तुलना में, जो ए दूरी दोस्तों आपकी अधिक होने वाली, ठीक है। जो ए दूरी दोस्तों आपकी अधिक होगी बी की तुलना में, ये तो तय हो चुका है, ठीक है। मैंने कहा जहां पर दूरी अधिक होगी वहां पर जी का मान कम होगा, ठीक है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जी का मान जो है वो यहाँ पर जो जी का मान होगा इससे कम होगा, ठीक है। मतलब कि दोस्तों जी का मान यहाँ पर कम होगा और यहाँ पर दोस्तों जी का मान अधिक होगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ दोस्तों आपके, मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं ऐसे जाऊंगा यहाँ पर तो जी का मान जो है बढ़ जाएगा दोस्तों ना। अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो जी का मान बढ़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है, ठीक है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है, क्योंकि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर त्रिज्या का मान कम होता है, दूरी का मान कम होता है, इसलिए विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान बढ़ेगा। ये फंडा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिए दोस्तों हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, बढ़ेगा। आपको ध्यान रखना आपके इसका जो आपके जो मान होता है आपके वो 9.208 आपके मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, कहीं कहीं इसको आपके 10 भी आप लोग लिख सकते हो, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपके मान ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक सवाल दोस्तों घुमा के ऐसे भी पूछता है आपके कि दोस्तों अगर कोई दोस्तों वस्तु आपके ये दोस्तों पृथ्वी आपके पृथ्वी का सरफेस हो गया, यहाँ दोस्तों कोई वस्तु आपके अगर दोस्तों वस्तु ऊपर की ओर जाती हो या दोस्तों आपके वस्तु पृथ्वी की सतह से नीचे की ओर आती हो, आपके केंद्र की ओर आती हो या फिर आपके अंतरिक्ष की ओर जाती हो तो जी के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। देखो एक बात दोस्तों नोट करना हमेशा आपके अगर ये तीन कंडीशन होती है आपके तो ध्यान रखना हमेशा जी का मान जो अधिकतम होगा वो कहां पर होगा, यह है पृथ्वी की सतह पर होने वाला, आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसका दोस्तों मतलब ये हुआ कि अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो भी जी का मान कम होगा, ठीक है, और नीचे आऊंगा तो भी जी का मान कम होगा, ठीक है। मतलब दोस्तों यहाँ पर जी का मान क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी जी का मान क्या होगा, जीरो हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट मैंने लिखा दिया आपको कि अगर मैं पृथ्वी की सतह पर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाऊंगा तो जी के मान में वृद्धि क्योंकि त्रिज्या के मान में कमी हो रही है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके अगर मैं सतह से ऊपर की ओर जाऊंगा सतह से नीचे की ओर आऊंगा अंदर की ओर आऊंगा तो जी के मान में कमी आएगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी बढ़ेगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दोस्तों किसने दिया, ठीक है। तो कोशिका दोस्तों जो होती है आपके इसमें दोस्तों कोशिका जो होती है आपके इसमें यहाँ पर केंद्रक होता है दोस्तों ना, ये न्यूक्लियस होता है आपके, और बाकी जो कोशिकांग जो होते हैं आपके वो इसके बीच में माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम तारक का है, बहुत सारे कोशिकांग इसके बीच में आपके होते हैं, ठीक है, आप जानते हो, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके सामने, अरे डोपा मुझे सारे कमेंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, चिंता मत करो दोस्तों, तुम्हारी वह वधु जो है आपके उसको लेकर आएंगे, ठीक है, चिंता मत करो, तुम तो बस 7 फेरे पूरी ईमानदारी के साथ ले लीजिए ना, पूरी ईमानदारी के साथ ले लीजिए और फिर तुम्हारी सिलेक्शन होगा, फिर शादी होगी और फिर नागिन डांस आपके उसी में करना होगा, ठीक है, चिंता मत कीजिए ना। अभी मेरा सारा ध्यान इस पे लगाने दीजिए ना, जितना भी मेरे पास समय है मैं अपने समय का पूरा 100% यूज जो है वो अपने कंटेंट पे करना चाहता हूं, क्योंकि पेपर का लेवल बढ़ गया है। मैं चाहता हूं इसलिए कि आप उस लेवल को मैच कर सको, इसके लिए मुझे यहां पर प्रयास करना होगा, इसलिए अपने कमेंट को थाम लो, जिनको कमेंट करना है वो केवल कमेंट ही करते रहो, फिर पढ़ाई मत करो, जिनको पढ़ना है वो अपने दिमाग से सारी बात सुनते रहो, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये आपका केंद्रक हो गया, ठीक है, और ये कोशिका आप जानते हो झिल्ली हो गई, इसके बीच में जो कुछ आपके उसको बोलते हैं कोशिकांग दोस्तों, या फिर जो कुछ भरा हुआ है आपके जो द्रव्य भरा हुआ है इसको बोलते हैं क्या, कोशिका द्रव्य कहते हैं, क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं साइटोप्लाज्म दोस्तों ना। जब कोशिका द्रव्य और आपकी जो न्यूक्लियस है ना इसके अंदर जो द्रव्य भरा होता है, अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं, ठीक है, किसको, कोशिका द्रव्य और केंद्रक में जो द्रव्य आपके इसको मैं जोड़ दूं तो क्या बनेगा आपके, यह बनने वाला है जीव द्रव्य, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसको देने वाला कौन था आपके, पुरकिंजे जो है, ये इसको देने वाला आपको नोट करना है, ठीक है। तो इसको देने वाला कौन था, पुरकिंजे का नाम आपको ध्यान रखना है, ये इसको देने वाला तो जे ई पुरकिंजे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तो जीव द्रव्य शब्द या प्रोटोप्लाज्म शब्द पूछूं से देने वाला कौन आपके, पुरकिंजे का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा तो रॉबर्ट हुक का नाम पूछूं से, अरे याद करो मृत कोशिका जो कोशिका है, जो मृत कोशिका है इसकी खोज करने वाला कौन है, 1665 के अंदर जो है वो रॉबर्ट हुक हो गया, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन पूछूं से, जो केंद्रक है हमारा जो न्यूक्लियस है इसकी खोज करने वाला कौन आपके, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। और एस फ्रीडन पूछूं से, फ्रीडन प्लस स्वान पूछूं से, ये क्या लिखना आपके, कोशिका सिद्धांत जो है यह देने वाला कौन, तो सेल थ्योरी देने वाला कौन आपके, स्लाइडर और स्वान का नाम छापेगा, कोशिका सिद्धांत देने में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर जे ई पुरकिंजे ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, ठीक है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स कॉल्ड, एंटोमोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ओरेंटोलॉजी और ऑर्निथोलॉजी, 4 लॉजी यहां पर आपके सामने, चलो लॉजी भाई साहब, ठीक है।
देखिएगा ना, एंटोमोलॉजी क्या बोलते हैं, इंसेक्ट जो होता है, जो कीट जो होता है, इसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी दोस्तों ना। यहाँ पर दो लिखिए आप दोस्तों, यहाँ पर लिखिए आपके, एक लिखिए आप फैकोलॉजी दोस्तों ना, फैकोलॉजी मत लिखिए रसगुल्ला दोस्तों, फाइकोलॉजी लिखिए, ठीक है। हाँ मतलब दोस्तों फाइकोलॉजी लिखिए आप जो है, फैकोलॉजी मत लिखिए ना। फैकोलॉजी रसगुल्ला मम्मी की चप्पल को फेंक कर मारने को फैकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। लिखो दोस्तों फाइकोलॉजी लिखिए दोस्तों, आप आपके फाइकोलॉजी लिखिए। और एक सवाल मैं आपसे बाद में पूछूंगा, ठीक है। तो इंसेक्ट के लिए कौन सा होता है आपके, वो आपके इंसेक्ट कीट के लिए एंटोमोलॉजी दोस्तों ना। ऑन्कोलॉजी पूछो कैंसर के लिए कौन सा होता है, कैंसर के लिए होता है ऑन्कोलॉजी, ठीक है। और एंटोलॉजी पूछूं आपसे किसके, हड्डी जो आपके दांत जो होते हैं आपके दांत के लिए कौन सा होता है, आपके दांत के लिए होता है ओडेंटोलॉजी, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी पूछो किसके लिए होता है, पक्षियों के लिए, किसके लिए, पक्षी के लिए कौन सा होता है ऑर्निथोलॉजी होता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों ना। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के लिए, ठीक है। एक होता है माइकोलॉजी का होता है, माइकोलॉजी होता है, और एक होता है फाइकोलॉजी होता है, ठीक है। तो माइकोलॉजी पूछूं आपसे, तो माइकोलॉजी किसके लिए होता है, ये होता है कवक के लिए, ठीक है। जो फंगस है आपके, फंगस जो है इसके लिए कौन सा आपके स्टडी ऑफ फंगस जो है आपके माइकोलॉजी होता है, ठीक है। और स्टडी ऑफ शैवाल एल्गी पूछूं आपसे, शैवाल दोस्तों या फिर एल्गी पूछे आपसे, एल्गी पूछूं आपसे, आपके इसमें किसका होता है फाइकोलॉजी होता है, ठीक है। तो फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी और माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगस, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस यहां भी आपके, मैं हर आपके 7 फेरों के अंदर एक सवाल ऐसा लेकर आऊंगा आपके लिए जो है, जिससे कि 7 फेरों के अंदर जो है हम इसको कवर कर लेंगे, जहां सवाल बनता है एक आध क्वेश्चन आपके निश्चित फंसी जाता है यहां से ना, चलेगा। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मापने की दोस्तों इकाई, देखो हमने हिस्ट्री पढ़ लिया, एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न, तीनों के सवाल पढ़े, ठीक है। हमने स्टैटिक वाला पोर्शन, क्लासिकल डांस, फोक डांस, हमने वहां आपके बुक्स जो है उसके बारे में पढ़ा दोस्तों ना। उसके बाद मैंने आपको जो है साइंस में बायोलॉजी के बारे में सवाल पढ़ा रहा हूं, केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूं यहां पर, साथ में आपको जो फिजिक्स है आपके उसका सवाल भी आपके सामने, आगे ज्योग्राफी का सवाल भी आने वाला है, ठीक है। प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है उसको मापने की दोस्तों इकाई जो है वो क्या दोस्तों होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग द वेवलेंथ ऑफ लाइट दोस्तों ना। देखो वेवलेंथ दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, ठीक है। और जो वेवलेंथ को मापने की जो इकाई आपकी वो एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। बहुत छोटी दूरी होती है दोस्तों आपके, इस एंगस्ट्रॉम को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं एंगस्ट्रॉम को, ये दूरी आपकी मापने की इकाई है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखिए, वैसे तो दूरी की सबसे बड़ी जो इकाई होती है, डिस्टेंस की सबसे बड़ी जो इकाई आपकी वो होती है आपके पार्सेक, क्या होती है, पार्सेक होती है। बाकी एक प्रकाश वर्ष भी खूब एग्जाम वाला पूछता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अर्घ पूछूं आपसे दोस्तों, अर्घ आपकी जो ऊर्जा जो होती है, आपकी जो कार्य जो होता है, इसकी इकाई क्या होती है, अर्घ होती है, ठीक है। बाकी दोस्तों आप जानते हो इसकी इकाई आपकी जूल भी होती है, ठीक है। और एक क्वेश्चन बार बार आता है कि एक जूल में कितने अर्घ होते हैं, 10 की पावर 7 अर्घ होते हैं, ये सवाल भी एग्जाम वाला पूछ लेता है, ठीक है। दोस्तों कैंडेला पूछूं आपसे सामने, कैंडेला पूछूं आपसे तो ज्योति तीव्रता जो है इसकी जो इकाई है वो क्या होती है, वो होती है कैंडेला, आपको ध्यान रखना है। डाइन पूछो, देखो न्यूटन तो सब जानते हैं, न्यूटन जो है आपकी बल की इकाई है, फोर्स की इकाई है, ठीक है। पर डाइन भी रसगुल्ला बल की दोस्तों इकाई है, ठीक है। ये भी किसकी है, ये भी बल जो फोर्स है उसी की इकाई है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो 1 न्यूटन है वह 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 न्यूटन जो आपके वह 10 की पावर 5 डाइन जो है इसके बराबर दोस्तों होता है। कितना खतरनाक दोस्तों आदमी है, ठीक है। मतलब 10 की पावर 5 डाइन दोस्तों लग जाए आपके, डाइन जानते हो दोस्तों, क्या इतनी डाइन भी लग जाए तो न्यूटन के बराबर होंगे दोस्तों ना। माना कि अगर वो सेब रसगुल्ला न्यूटन के ऊपर गिर गया होता उस समय, भाई साहब ना दोस्तों लैम्बडा होता और ना ही सैमड़ा होता, ना ही कुछ और होता, भाई साहब सब कुछ समाप्त हो गया होता है। पर वो सेब रसगुल्ला इसके सामने गिरा दोस्तों ना, हमारे सामने इतने सेब गिरते हम ध्यान नहीं देते भाई साहब, पता नहीं दोस्तों क्यों ध्यान दिया इसने ना। चलिए आगे चलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की वृद्ध झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम, देखो ये सवाल मैंने स्पेशली दोस्तों क्यों लिया है ना, कई लोग याद करते हैं, शायद ये आपको सवाल दिख नहीं रहा होगा दोस्तों आपके, मैं थोड़ा जूम करता हूं सवाल को जिससे आपको दिखाई दे सवाल जो है, शायद आपको उस समय सवाल नहीं दिख रहा होगा, फिर भी मैं प्रयास करता हूं आपको दिखाने का सवाल जो है, शायद अब आपको दिखाई देगा सवाल दोस्तों। एक बार पैनल को स्विच कर दीजिए और देखिए यूएसए की वृद्ध झीलों की पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है, ठीक है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि बच्चा जो एक याद करता है, ट्रिक आपकी इसका नाम है होप्स, का नाम है HOPS, गलत नहीं है ट्रिक आपके, 5 ग्रेट लेक एरिया में झील आती है, 5 झील है, ठीक है। पर ये सही क्रम नहीं है बेटा। अब सवाल अगर ऐसा पूछ लिया तो वहां पर आपकी नाव डूबने वाली, आपकी भैंस डूबने वाली दोस्तों ना। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप ट्रिक ऐसी याद करो जिससे परीक्षा में सवाल कुछ भी पूछे आपका ठीक हो जाए दोस्तों ना। इसकी ट्रिक आप याद करो, सुपर मिशन है आंटी ना, कौन सी याद करोगे, सुपर मिशन है ई आंटी, कौन सी, सुपर मिशन है ई आंटी ना, सुपर मिशन है ई आंटी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सुपर मिशन है ई आंटी ना, सुपर का मतलब क्या हो गया, सुपीरियर, क्या हो गया, सुपीरियर हो गया आपके, मिशन का मतलब हो गया मिशिगन, क्या हो गया, मिशिगन हो गया। और आपके है का मतलब आपके है का मतलब हो गया ह्यूरोन, ठीक है। ई का मतलब आपके एरी हो गया, ईरी हो गया, ठीक है। और आंटी का मतलब हो गया ओंटारियो, ठीक है। ये इसका सही क्रम है बेटा ना। अगर सवाल अगर आपसे ऐसे पूछे दोस्तों, आपसे सवाल पूछे कि भाई साहब पश्चिम से पूर्व का सही क्रम बताइए, तो ये सही क्रम होगा, ठीक है। पूर्व से पश्चिम पूछेगा तो ये वाला सही क्रम होगा, इसलिए इस ट्रिक को आप याद करना है दोस्तों ना। देखिए ये 5 झील है दोस्तों ना, इन 5 में से 4 झील तो यूएस और कनाडा की बाउंड्री पर है, पर केवल जो मिशिगन झील आपकी वो केवल कहां पर है, केवल आपके यूएसए में, ठीक है। बाकी दोनों की बाउंड्री पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। कभी सवाल पूछे कि शिकागो जो है वो किस नदी के, शिकागो जो है वो किस झील किनारे आपके, शिकागो शहर जो है आपकी वो झील कौन सी है, मिशिगन झील, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके विश्व की मीठे पानी की या फिर फ्रेश वाटर की, ठीक है। मीठा पानी कुछ नहीं होता आपके, देखो ताजा पानी जो आपके, ताजा पानी जो है इसकी झील पूछो कौन सी आपके, तो इसकी झील है वो आपकी सबसे बड़ी झील कौन सी, सुपीरियर झील है, ठीक है। अच्छा मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी, सुपीरियर झील है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। और इन 5 में सबसे छोटी पूछो कौन सी आपके, ओंटारियो, इन 5 में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक सवाल पूछता है कि सू नहर कौन सी 2 झील को जोड़ती है दोस्तों ना, सवाल पूछा आपसे सू नहर जो आपके यह कौन सी 2 झील को जोड़ती है आपके, तो सुपीरियर को दोस्तों ह्यूरोन किससे, सुपीरियर को ह्यूरोन से जोड़ने वाली झील को नहर कौन सी है, वो नहर आपके सू नहर का नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक सवाल दोस्तों पूछता है कि नियाग्रा वाटरफॉल जो है वो कौन सी 2 झील के बीच में दोस्तों ना, तो नियाग्रा वाटरफॉल जो आपके नियाग्रा जलप्रपात जो है वो एरी और ओंटारियो जो है इसके बीच में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस प्रकार सवाल आपके बन सकते हैं, तैयार रहना इसके लिए। और हमारा ठीक आंसर क्या होगा, सुपीरियर से आपके सवाल पूछ रहा है कि पूर्व से पश्चिम बताओ दोस्तों ना, मतलब कि ऐसे बताना दोस्तों ना, ऐसे बताना आपको, तो ओंटारियो पहले स्थान पर दोस्तों आएगा, तो ओंटारियो, एरी, ह्यूरोन, मिशिगन, सुपीरियर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी गुरुजी ऑप्शन। अरे डोपा, देखो मैं फिर कह रहा हूं सवाल क्यों लिया दोस्तों आपके, ऐसे नहीं पूछा उसने ऐसे पूछा है, तुम ऐसे ढूंढ रहे हो ऑप्शन नहीं, गुरुजी ऑप्शन क्या है, अरे सब ठीक ऑप्शन है ना। उसने सवाल जो आपके वो ऐसे वाला पूछा है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम पूछा है ना, ईस्ट टू वेस्ट पूछा है, तो ईस्ट टू वेस्ट कौन सा होगा, ओंटारियो, एरी, ह्यूरोन, मिशिगन, सुपीरियर, ठीक है, ऐसे होगा ना, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों ऐसे 7 फेरे थोड़ी होते हैं रसगुल्ला ना। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता दोस्तों इसकी शुरुआत की है, ठीक है। मतलब कि आपकी जो प्रोविंशियल जो आपके ऑटोनॉमी जो इसकी शुरुआत की दोस्तों, देखो एक अधिनियम आपकी 1909 का अधिनियम, ठीक है। 1909 का इंडियन काउंसिल दोस्तों एक्ट आपके सामने यहाँ पर है, आप सभी जानते हैं कि इसको बोलते हैं आपके मार्लिमेंट एक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मार्लिमेंट एक्ट कहते हैं। और दोस्तों इसी अधिनियम के द्वारा भारत के अंदर सांप्रदायिक निर्वाचन जो है इसकी शुरुआत होती है, मतलब कि दोस्तों आपके सांप्रदायिक निर्वाचन जो है इसकी शुरुआत होती है, मतलब कि दोस्तों किसी सीट के ऊपर अगर मुस्लिम खड़ा हुआ है तो उसके लिए वोटिंग भी केवल मुस्लिम लोग ही करेंगे, आपके इसको बोलते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन, ठीक है, ध्यान रखना है ना। 1919 का अधिनियम, ठीक है, इसको बोलते हैं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, क्या बोलते हैं, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं इसको। और
सवाल अगर आपसे यहाँ पर ये पूछ ले कि भाई साहब कि तो आपकी जो प्रांत है आपके इस प्रांत में ड्वेल सिस्टम की शुरुआत कब होती है, तो प्रांत में द्वैध शासन जो है इसकी शुरुआत होती है 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से होती है। दोस्तों ना इसके बाद सवाल पूछे कि भाई साहब कि प्रांतों में जो ड्वेल सिस्टम है इसका अंत कब हुआ था आपके, तो प्रांतों में जो ड्वेल सिस्टम है इसका जो अंत हुआ है वो किससे हुआ है, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हुआ है। ठीक है, और इसे बोलते हैं हम लोग क्या, प्रांतीय स्वायत्तता कहते हैं, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। और यहीं पर दोस्तों आपके प्रांत में अंत हुआ और जो केंद्र है आपके यहाँ पर केंद्र के अंदर जो है ड्वेल सिस्टम जो है इसकी शुरुआत यहाँ पर होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दोस्तों ना। 1858 का भारत सरकार अधिनियम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपके 1858 पूछूं आपसे, ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण अधिनियम था। ठीक है, 1857 के जो क्रांति होती है उस क्रांति के बाद भारत के अंदर आपके भारत के अंदर आपके उस क्रांति के बाद आपके 57 से क्रांति होती है आपके, उस क्रांति के बाद भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई थी आपके इसके रूल को समाप्त कर दिया दोस्तों ना, जो शासन इसका अंत कर दिया कंपनी का। और इसके बाद जो क्राउन जो आपके महारानी जो है इसका शासन आपके भारत के अंदर शुरू हो गया। ठीक है, इसका जो रूल है आपके भारत में शुरू हो गया, क्योंकि आपके विरोध किया गया कि भारत के अंदर जो कंपनी है वो रूल नहीं करेगी, जो क्राउन है आपके वो रूल करेगी आपके इस अधिनियम के बाद दोस्तों। ऐसा इस आपके क्रांति के बाद ऐसा हुआ। ठीक है, और इसके लिए एक अधिनियम आता है 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दोस्तों ना। ये पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, ये पहला भारत शासन अधिनियम था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस दोस्तों एक्ट से पहली बात तो ये बोला गया कि जो ईआईसी है इसका रूल भारत में एंड होता है और क्राउन सीधा रूल करेगी। ठीक है, कंपनी ना ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल दोस्तों अंत होता है। इसी में कहा गया कि जो भारत का गवर्नर जनरल है इस पोस्ट का नाम क्या होगा, भारत का वाइसरॉय होने वाला। ठीक है, और भारत का पहला वाइसरॉय किसको बनाया गया, जो इस समय कैनिंग था उसी को बनाया गया, भारत का पहला वाइसरॉय, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ पर एक नया पद आपके सृजित किया गया जिसका नाम था भारत सचिव। ठीक है, तो एक नया पद बना दिया गया, क्रिएट कर दिया गया जिसका नाम क्या है, भारत सचिव। इस पद का नाम है, ये भी आपको ध्यान है, ये आपके इसी अधिनियम से किया गया। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपके तो मुगल जो आपके इस शासन को पूरी तरह जो है वो भारत में अंत कर दिया गया। ठीक है, जो मुगल शासन है इसका कंप्लीट जो अंत हुआ आपके वो भी आपके इसके द्वारा किया गया। ठीक है, तो भारत सचिव पद कब बना, इसी एक्ट में बना। ठीक है, इसके अलावा गवर्नर जनरल के स्थान पर वाइसरॉय पोस्ट भी आपकी इसी में आती है। ठीक है, और इसके अलावा आपके ईआईसी का रूल का अंत भी इसी में हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों जो घोषणा होती है इस घोषणा को इलाहाबाद के अंदर किसने पढ़ा था, आपके इलाहाबाद के अंदर जो है कैनिंग ने पढ़ा था, महारानी की तरफ से घोषणा आती है, इसको कैनिंग ने आपके इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर पढ़ा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ाया, आपको इनको ध्यान रखना है। ठीक है, हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, जो आपके स्वायत्तता आपको यहाँ पर आती है ना। सूची 1 को सूची 2 से दोस्तों मिलाना है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर कुछ घास के मैदान लिखे हुए हैं, यहाँ पर कंट्री के दोस्तों नाम लिखे हुए हैं। देखो पंपाज घास का मैदान कुछ कहां दोस्तों आपके यह मिलता है अर्जेंटीना के अंदर। ठीक है, तो एक आपके 3 दोस्तों ना, एक का 3 कहां पर, एक का 3 यहाँ पर है, एक का 3 यहाँ पर, ये वाला ऑप्शन कट हो गया, ये वाला ऑप्शन कट हो गया दोस्तों ना। पुछताछ पूछूं आपसे कहां दोस्तों आपके, पुछताछ आपके हंगरी के अंदर मिलता है। ठीक है, तो बी का आपके 400, बी का 4 यहाँ पर है, बी का 4 यहाँ नहीं खत्म आपके, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो गया। और वेल्स घास के मैदान पूछूं आपसे साउथ अफ्रीका हो गया, और डाउन्स कहां पर आपके ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो पंपाज कहां अर्जेंटीना, पुछताछ हंगरी के अंदर, वेल्स कहां पर साउथ अफ्रीका, डाउन्स कहां पर ऑस्ट्रेलिया। और लिखो लानोज कहां मिलते हैं, लानोज मिलते हैं आपके कहां पर, वेनेजुला के अंदर। कहां मिलते हैं, लानोज मिलते हैं वेनेजुला के अंदर, यह भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक आंसर है, घास के मैदान के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित राज्य की प्रकृति का सही क्रम क्या है दोस्तों ना। ये सवाल ऐसे पूछता है रसगुल्ला ना, ये प्रस्तावना का सवाल आपके सामने यहाँ पर दोस्तों आपके जो प्रस्तावना जो है भारत की उसके अंदर जो है जो राज्य की जो प्रकृति लिखी हुई है आपके कि भारत का स्वरूप कैसा होगा, उस भारत के स्वरूप का सही क्रम क्या है, सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछ रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों सबसे पहला पॉइंट पूछूं आपसे, देखो प्रस्तावना के बारे में 4-5 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए ना पहली बात जो प्रस्तावना इसको पेश कब किया गया, 13 दिसंबर दोस्तों आपके 1946 को पेश किया गया। ठीक है, पेश करने वाले कौन थे, जवाहरलाल नेहरू पेश करने वाले। ठीक है, और 22 जनवरी 1947 को इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था संविधान सभा के द्वारा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगला पॉइंट ना इसको उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, अगला दोस्तों आपके प्रस्तावना जो है दोस्तों आपकी उसमें जो भारत है उसके स्वरूप की बात हुई है। ठीक है, कि भारत कैसा होगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो प्रस्तावना में पावर किसके हाथ में दोस्तों, पावर जो है भारत के नागरिकों के हाथ में। ठीक है, हम भारत के लोग ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और भारत के नागरिकों को, तो ऐसे लिखा हुआ है दोस्तों ना। तो ये क्रम जो लिखा हुआ वो क्रम ही पूछा है दोस्तों ना, क्रम क्या आपके, तो क्रम है, क्रम यहाँ पर देखो क्रम कौन सा है, संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए ये भारत का स्वरूप होगा दोस्तों ना। संपूर्ण प्रभु संपन्न, ठीक है, मतलब कि हम हमारी नीति का निर्धारण खुद करेंगे, हमारी नीति के ऊपर किसी और देश का कंट्रोल नहीं होगा, उसे बोलते हैं संपूर्ण प्रभु संपन्न दोस्तों ना। मतलब हम अपने आप में सुप्रीम है, हमारे ऊपर कोई देश नहीं है, ये इन्होंने कहा दोस्तों ना। समाजवादी मतलब हमारी जो नीति होंगी आपके वो हर तबके को साथ में लेकर चलने वाली होगी दोस्तों ना। पंथ निरपेक्ष मतलब राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, राज्य सेकुलर होगा। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को माने ना माने वो उसकी मर्जी है, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा दोस्तों ना। इसके अलावा लोकतंत्रात्मक, ठीक है, हमारे यहाँ पर इलेक्शन होंगे, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया शासन हमारे होने वाला है, हम डेमोक्रेटिक होने वाले हैं। और रिपब्लिक हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो हमारे यहाँ पर वंशानुगत नहीं होगा, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी नहीं आएगी, पिता के बाद बेटा नहीं बनेगा, हमारे यहाँ पर जो है जो हकदार होगा वही बनने वाला है, इलेक्शन यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका मतलब हो गया, ये भारत का स्वरूप यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों ना, तो ये भारत का स्वरूप हो गया। ठीक है, इसके बाद प्रस्तावना जो है क्या वह संविधान का दोस्तों अंग है, तो शुरुआत में उसको संविधान का अंग नहीं माना गया। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसको केशवानंद भारती जो केस आपके केशवानंद भारती केस के अंदर इसको भारत का अंग माना गया था, और यह केस आपके 24 अप्रैल 1973 को होता है। और आप जानते हो कि संविधान में सबसे बड़ी बेंच जो है 13 जज की जो बेंच आपकी वो इसी के अंदर बैठती है, और केशवानंद भारती इनको संविधान का संरक्षक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस केस में कहा कि हाँ प्रस्तावना संविधान का अंग है और प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, यह बात भी कही गई दोस्तों ना। और इसके अनुसार 42वां संविधान संशोधन होता है जिसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और जो अखंडता वर्ड है आपके इसको जोड़ा गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारी बातें आपसे पूछ सकता है कितने प्रकार से कितने प्रकार आपके, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 5 प्रकार की फ्रीडम आपके, विचार अभिव्यक्ति धर्म उपासना विश्वास। ठीक है, 5 प्रकार की फ्रीडम है, 3 प्रकार से 3 प्रकार का न्याय आपके 3 प्रकार का न्याय यहाँ पर दिया हुआ है, और 2 प्रकार की जो आपकी समता है इक्विटी आपके 2 टाइप की यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता लिबर्टी आपकी यहाँ पर है जिसमें आपके विचार अभिव्यक्ति विश्वास उपासना और धर्म। ठीक है, 3 प्रकार का न्याय दिया हुआ, 2 प्रकार समता दी हुई, आपको ध्यान रखना प्रस्तावना के अंदर ना। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय मूल संविधान में शामिल था, ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडेड दोस्तों ना, जो मूल संविधान हमारा था उसमें क्या शामिल था, सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछ रहा है दोस्तों ना। जो मूल संविधान है उसमें शामिल क्या है, 395 अनुच्छेद बिल्कुल ठीक बात है, 22 भाग बिल्कुल ठीक बात है, और 8 अनुसूची बिल्कुल ठीक दोस्तों ना। देखिए जब हमने संविधान बनाना शुरू करा तो तारीख कौन सी है, 9 दिसंबर 1946 की तारीख को पहली बैठक होती है संविधान सभा की, और संविधान बनना हमारा यहाँ पर शुरू हुआ, ये आप जानते हो दोस्तों ना। ये पहली बैठक होती है और सच्चिदानंद सिन्हा साहब इसके स्थायी अध्यक्ष बनते हैं। फिर 11 दिसंबर को जो बैठक होती है उसमें राजेंद्र बाबू जो हमारे वो जो है स्थायी अध्यक्ष बनते हैं, वो सारी बात आप जानते हो। ठीक है, इस तारीख को संविधान बनना हमारा शुरू हुआ दोस्तों ना। और लिखिएगा 26 नवंबर 1949 को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन बाद जो है वो संविधान बनकर तैयार हो गया। ठीक है, लेकिन लागू कौन सी तारीख होता है, 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तारीख को लागू हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब लागू हुआ तो उस समय आपके हमारे यहाँ पर
395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूची हमारे यहाँ पर थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची जो है वो यहाँ पर दी गई है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर, ठीक है। अब दोस्तों कई बार जो आपको कहीं आपको सवाल मिलता होगा और वहां पर देखो अनुसूची वर्तमान में कितनी आपके 12 दोस्तों हो चुकी है, ठीक है। वर्तमान में जो अनुसूची आपके वो 9वीं नहीं आ चुकी है, 10वीं आ चुकी है, 11वीं आ चुकी है, 12वीं आ चुकी है, ठीक है। 9वीं आई पहला संविधान संशोधन से, 10वीं आई 52वें संविधान संशोधन से, 11वीं आती है 73वें संविधान संशोधन के और 12वीं आती है आपके 74वें संविधान संशोधन से, ठीक है। ये लैंड रिफॉर्म के आपके ये लैंड रिफॉर्म संबंधित है और जो 10वीं आपके ये दल बदल को रोकने के लिए दोस्तों आती है आपके, इसको रोकने के लिए आती है और 11वीं जो है पंचायती राज के लिए आती है और जो 12वीं आपके वो नगर आपके निकाय के लिए आती है, अर्बन बॉडीज के लिए आती है, ठीक है। ये तो आप जानते हो जो 11वीं अनुसूची आपके इसमें 29 विषय है और जो आपके 12वीं उसके अंदर 18 विषय, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अनुसूची तो हमारे यहाँ पर वर्तमान में 12 हो चुकी है, ठीक है। ये तो हमारे यहाँ पर वर्तमान 12 हो चुकी है। अब कहीं दोस्तों आपको मिलता है कि अनुच्छेद आपके 400 हो चुके हैं, कहीं मिलेगा 450 हो चुके हैं। जहां भी आपको मिले वहां एक सवाल पूछना है आपको कि 396 नंबर का अनुच्छेद कौन सा है, ठीक है। कहीं भी जवाब आपको नहीं मिलेगा दोस्तों ना। तो 395 अनुच्छेद है, उसके अंदर कोई घटाव आपके घटा है, कोई जुड़ा है, कोई हटा है, वो अलग बात है, ठीक है। पर नंबर 396 नहीं हुआ है संविधान के अंदर, ठीक है। तो 22 जो भाग आप कहीं 25 भाग आपको मिलते हैं, पर 23वां भाग कौन सा किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो 22 ही आपको भाग मिलते हैं अंदर दोस्तों। आपके भाग 9 आपके जो भाग 9 है इसमें भाग 9 ए भी आ चुका है, इसमें दोस्तों भाग 9 बी भी आ चुका है, ठीक है। ऐसे आ चुका है दोस्तों। एक आपके भाग 4 ए आ चुका है दोस्तों, एक आपका जो है भाग 4 ए शामिल हुआ है दोस्तों, एक आपका भाग 14 ए आ चुका है, 14 ए भाग नंबर आ चुका है। तो ऐसे नए भाग जुड़े हैं, ठीक है। लेकिन 23वां नंबर का भाग नहीं हुआ है शामिल, ठीक है। तो ये अनुसूची तो 8 से 12 हुई है, 9वां नंबर की अनुसूची है, 10वें नंबर की अनुसूची है, 11वें की है, 12वें की है, ठीक है। पर 22 से 23वां भाग भी नहीं हुआ है, 23वां नंबर का भाग कोई सा नहीं है, ठीक है। 396 नंबर का अनुच्छेद भी कोई नहीं है, ठीक है। बाकी अलग-अलग आंकड़े आपको अलग-अलग मिल जाएंगे। पर मेरा आपसे कहने का इतना सा मतलब है कि क्या आपने 23वां भाग पढ़ा संविधान के अंदर, 23वां नंबर कहीं मिला है आपको, नहीं मिला है तो 22 आपको मानना है, ठीक है। चलिएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। 395 22 + 8 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। युद्ध में बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान भी भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद को निलंबित सस्पेंड नहीं किया जा सकता। बहुत दोस्तों बढ़िया सवाल। देखो आपातकाल दोस्तों इमरजेंसी की बात करूं आपसे तो आपातकाल का जिक्र संविधान में 352 आर्टिकल के अंदर है, 56 के अंदर और 60 के अंदर, ठीक है। ये तीन तरह के दोस्तों आपातकाल है ना। 52 में कौन सा आपात, 52 के अंदर जो आपात है आपके वो कौन सा है, वो नेशनल लेवल का राष्ट्रीय आपात, ठीक है। 56 में राष्ट्रपति शासन है, मतलब कोई आपके कोई क्षेत्र में लगता है, ठीक है। और 60 में वित्तीय आपात जो आज तक कहीं नहीं लगा हुआ, ठीक है। ये अब तक 3 बार लग चुका है आपके, ये बहुत बार लग चुका है और ये कहीं भी नहीं लगा है भारत के अंदर, ठीक है दोस्तों। आपातकाल में मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमने जर्मनी का जो वाइमर संविधान है वहां से लिया दोस्तों। कोई सवाल पूछे कि आपातकाल में जो फंडामेंटल राइट है उनके ऊपर पड़ने वाला जो प्रभाव है ये हमने कहां से लिया है, वाइमर संविधान से लिया, ठीक है। और वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन किस देश का आपके, जर्मनी का है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और तो यहाँ पर साफ-साफ लिखा हुआ है कि भारत में किसी भी तरह का आपातकाल लगता हो, चाहे 352 में लगे, 56 में लगे, 60 में लगे, ठीक है। कोई भी दोस्तों आपात लगता हो भारत के अंदर, 2 आर्टिकल सस्पेंड नहीं होंगे, बाकी सारे आर्टिकल सस्पेंड हो सकते हैं दोस्तों ना। और वो आर्टिकल कौन से, आर्टिकल नंबर 20 21 जो है यह सस्पेंड नहीं होंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आर्टिकल 20 21 जो है वो निलंबित नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। आपात लगने के 3 हमारे आधार दोस्तों होते हैं, ठीक है। ये वाला जो आपात लगता है इसके 3 आधार है, ठीक है। कौन-कौन से 3 आधार है, तो युद्ध दोस्तों आपके युद्ध हो गया आपके, ये इसका आधार है आपके। इसके अलावा बाह्य आक्रमण जो आपके चीन ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया तो बाह्य आक्रमण हो गया, ये इसका आधार है। और पहले जो आपके आधार था उसका ये था आंतरिक अशांति दोस्तों ना। जो 1975 जो हमारे यहाँ पर दोस्तों आपातकाल लगा था, याद कीजिए आपके 1975 जो आपात हमारे यहाँ पर लगता है वो इसी आधार पर लगता है, किसके आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर लगता है। और जो 1962 के आसपास जो आपात हमारे यहाँ पर लगता है वो आपके बाह्य आक्रमण दोस्तों इसके ना। और युद्ध वाला 1971 के आसपास जो लगता है वो युद्ध वाला होता है, पाकिस्तान से युद्ध हमारा होता है, ठीक है। ये 3 दोस्तों हमारे आधार होते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों इस आधार पर जो है आपातकाल लगाया गया तो इसमें बहुत सारे जो नेता थे उनको जेल के अंदर डाला गया, जैसे कि लालू प्रसाद आपके, अटल बिहारी मोरारजी देसाई हैं, लालू जी हैं, मोरारजी आपके, इसके अलावा आपके मुलायम सिंह जी थे, सबको जेल के अंदर डाला गया, ठीक है। जब ये जेल के दोस्तों बाहर आए और सरकार इंदिरा गांधी जी की चेंज होकर नहीं आपकी जनता पार्टी की गवर्नमेंट आती है और मोरारजी प्रधानमंत्री बनते हैं, सबसे पहले दोस्तों आपके वो जो है 44वां संविधान संशोधन करते हैं 1978 में और इसके तहत आपके इस आधार को चेंज करते हैं और इसके स्थान पे एक नया वर्ड लिखते हैं, आर्म आपके रिवोल्ट ना। अगर दोस्तों कहीं पर हथियार वाला विद्रोह होता है तो आपातकाल लग सकता है, ठीक है। तो अब नया आधार क्या है, इसके आधार पे इसके स्थान पे ये वाला नया आपके आधार आ चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आर्टिकल 20 और 21 आपका ठीक आंसर। भारतीय संविधान के 70वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 यूटी को भाग लेने का अधिकार दिया गया वो दोस्तों कौन से, ठीक है। ये सवाल पूछता है। देखो मैंने आपसे कहा कि थोड़ा चिंता मत कीजिए, केवल 10-15 मिनट में लपेट दूंगा सारा कंटेंट जो बाकी जो है, चिंता मत कीजिए ना, मैं प्रयास पूरा कर रहा हूं। देखो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि कोई सवाल में कोई पॉइंट छोड़ रहा हूं, जहां सवाल बन रहा है वहां उखाड़ के सवाल लेकर आ रहा हूं, ठीक है। देखिए दोस्तों ना मैंने पूरी 7 फेरों को डिजाइन किया रसगुल्ला, ये मेरी लीगेसी है ना, ये लेगेसी है मेरी, ठीक है। तो मैंने पूरा डिजाइन किया, चिंता मत कीजिए आप तो बस 7 क्लास पूरी लीजिए, ठीक है। दोस्तों मैंने कहा कि देखो प्रेसिडेंट जो इसके इलेक्शन के बारे में बात कहां पर है, आर्टिकल नंबर 54 में लिखी है कि निर्वाचन में कौन-कौन भाग लेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं निर्वाचक मंडल क्या होगा, इलेक्टोरल क्या होगा, ये निर्वाचक मंडल के बारे में बात लिखी है 54 के अंदर। मैनर ऑफ इलेक्शन क्या होगा, निर्वाचन की विधि क्या होगी, वो आर्टिकल 55 में लिखा हुआ है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा, एकल संक्रमणीय मत पलती होगी, ये आर्टिकल नंबर 55 में लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं मैनर ऑफ इलेक्शन, ठीक है। जबकि इलेक्शन में भाग कौन-कौन लेगा, इलेक्टोरल में कौन-कौन शामिल होगा, वो आर्टिकल नंबर 54 में लिखा हुआ है, ठीक है। और यहां पर लिखा हुआ है कि इलेक्टेड एमएलए और इलेक्टेड एमपी भाग लेंगे, दोस्तों ये बात यहां पर लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन दोस्तों दिल्ली में भी आप जानते हो मुख्यमंत्री है, दिल्ली के अंदर भी एमएलए और पुदुचेरी के अंदर भी एमएलए, ठीक है। उसका जिक्र यहां पर नहीं था। तो इसके लिए स्पष्ट करने के लिए एक संविधान संशोधन हुआ, 17वां संविधान संशोधन, और दिल्ली और पुदुचेरी जहां पर मंत्री परिषद है, जहां पर मुख्यमंत्री है, उनको भी शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का ठीक आंसर है। भविष्य में जम्मू कश्मीर भी इसमें शामिल होगा, जम्मू कश्मीर के अंदर भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बन चुके हैं, ठीक है। तो वो भी इसी कैटेगरी में आएगा ना। तो दिल्ली पुदुचेरी ऑप्शन नंबर 20 का ठीक आंसर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कौन सी जो भाषा इसको जोड़ा गया दोस्तों ना। देखो हमारे यहाँ पर संविधान की आपकी अनुसूची जो 8 है इसके अंदर मूल संविधान में 14 भाषा, इसके अंदर मूल संविधान में 14 लैंग्वेज थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 8 नई भाषाएं जोड़ी गई दोस्तों ना। एक हमारे यहाँ पर 21वां संविधान संशोधन हुआ जो कि 1967, ये आपको वर्ष भी ध्यान रखना है, ठीक है। एक हमारे यहाँ पर 71वां संविधान संशोधन हुआ जो कि 1992 के अंदर हुआ, ठीक है। और एक हमारे यहाँ पर 92वां संविधान संशोधन हुआ जो कि 2003 के अंदर हुआ, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखने, ठीक है। अच्छा 21वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा सिंधी को भारत के संविधान में 15वीं लैंग्वेज के रूप में जोड़ा गया, ठीक है। इसके बाद में आपके नेपाली,
मणिपुर, कोंकणी जो है, इन तीनों को एक साथ आपके 71वां संविधान संशोधन आपके इसको जोड़ा गया। कुल मिलाकर 18 लैंग्वेज यहाँ पर होंगे, ठीक है। इसके अलावा बोडो, इसके अलावा डोंगरी, इसके अलावा मैथिली, इसके अलावा संथाली जो है, ये 4 लैंग्वेज जो हमारे 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई और कुल मिलाकर 22 भाषाएं हमारे यहाँ पर हो गई। तो मैंने कहा आपसे कि भाई कौन सी भाषा जोड़ी गई आपके, तो मणिपुरी नहीं जोड़ी गई आपके, कोंकणी नहीं जोड़ी गई, मैथिली जुड़ती है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। नेपाली भी आपके नहीं जुड़ती है ना, तो नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी तीनों किससे आती है, 71वें संविधान संशोधन से आती है। मैथिली आपके 92 से आती है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। हमारे यहाँ पर संविधान की जो 8वीं सूची है उसमें कुल 22 भाषाएं वर्तमान में, ठीक है। लेकिन जो क्लासिकल दोस्तों लैंग्वेज हमारे यहाँ पर है वो 11 हो चुकी है, ठीक है। हमारे यहाँ पर जो क्लासिकल लैंग्वेज की संख्या कितनी हो चुकी है, ये हमारे यहाँ पर 11 हो चुकी है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 11 की बात अगर मैं करूँ आपसे तो लिखना, पहले हमारे पास 6 थी आपके, कौन सी, तमिल थी, संस्कृत थी, मलयालम थी, कन्नड़ थी और तेलुगु और आपके कौन सी आपकी उड़िया थी, ठीक है। तमिल सबसे पुरानी थी आपके और उड़िया सबसे लेटेस्ट थी ना। इसके अलावा 5 अभी जो लेटेस्ट 24 के अंदर आई आपके वो प्राकृत, पाली, असमिया, बंगाली और मराठी, ठीक है। तो प्राकृत, पाली, असमिया, बंगाली, मराठी ये 5 आ चुकी है, 11 आपके कुल आपके हो चुकी है, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का उल्लेख है, ठीक है। आर्टिकल 38, आर्टिकल 40, आर्टिकल 43B, आर्टिकल 51 ए के दोस्तों देखो, आर्टिकल 38 में क्या लिखा हुआ है, लोक कल्याणकारी राज्य जो है, पब्लिक वेलफेयर जो स्टेट है, डीपीएसपी के अंदर लिखा हुआ है क्या, आर्टिकल 38 के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 40 पूछूं आपसे जो ग्राम पंचायत है इसका जो गठन है आपके वो आर्टिकल 40 में लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 43B पूछूं आपसे तो सहकारी समिति जो है, कोऑपरेटिव कमेटी जो है, इसका जिक्र यहाँ पर है और 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछो कोऑपरेटिव कमेटी जो है इसको संविधान में किस आपके अमेंडमेंट जोड़ा गया, आपके 97वां संविधान संशोधन जो है 11 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। अनुच्छेद 251 देखो, आर्टिकल 51 किस आता है याद करो आपके, तो ये आपके 42वां संविधान संशोधन से आता है, भाग 4 ए था, याद कीजिएगा। और फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में इसमें उल्लेख दोस्तों ना, और इसका नंबर 11 पूछूं आपसे किससे आता है, तो ये 86वां संविधान संशोधन से आता है, 2002 में आपके आता है, एजुकेशन रिलेटेड था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछा ग्राम पंचायत के लिए आर्टिकल नंबर 40 ऑप्शन नंबर बी। भाई साहब सर्दी में पसीना दोस्तों ना, यार देखा है आपने, सर्दी में पसीना टपक गया भाई साहब, मतलब स्पीड इतनी तेज है कि इतनी एनर्जी अंदर बन रही है, स्पीड तेज यहाँ पर है। और मुझे लगता है कि अगर आप भी मेरे साथ लिख रहे होंगे तो गारंटी मान के चलना पसीना आपको भी आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप लिख रहे होंगे, अगर आप रजाई के अंदर खुद को घुसा के दोस्तों बैठे होंगे, कई लोग सोचते हैं बेटा रजाई जो है आपके भूत भगाने के काम आती है ना, इसको ऐसे घुसा लो साइड में, ऊपर तक पूरी ओढ़ लो, भूत जो है नहीं आएगा ना, ऐसा नहीं है रसगुल्ला, रजाई दोस्तों भूत भगाने के काम नहीं आती है, ठीक है। हाँ, रजाई के अंदर घुसने के बाद इंसान भूत बन जाता है, वो बात ठीक है, ठीक है। चलिए, एक परमाणु अणु की पहचान लो, आपके केमिस्ट्री का सवाल आ गया दोस्तों ना। आइडेंटिफाइड द मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, सवाल ऐसा खूब पूछता है, एक परमाणुता के बारे में पूछता है, द्विपरमाणुता परमाणुता पूछ लेता है आपसे, तो एक परमाणुता किसकी होती है, इसका बेहतरीन एग्जांपल यहां पर लिखा हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, हीलियम, क्लोरीन दोस्तों ना। देखो दोस्तों एक परमाणु का मतलब आपके देखो कभी आपने ऐसा लिखा है नाइट्रोजन, ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा दोस्तों ना। जब भी नाइट्रोजन गैस की बात आएगी तो आपको हमेशा ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। मतलब कि दोस्तों ये आपके दो परमाणुता इसमें होती है, दो आपके साथ में मिलेंगे, ठीक है। दोस्तों ऑक्सीजन कभी ऐसे नहीं मिलती है गैस के फॉर्मेट में, ऐसे मिलती है दोस्तों ना। ओजोन कभी ऐसे नहीं मिलेगी, ओजोन गैस के फॉर्मेट में आपको ऐसे लिखी हुई मिलती है O3, मतलब इसकी 3 परमाणुता है, इसकी कितनी आपकी, इसकी 2 परमाणुता आपके। दोस्तों हाइड्रोजन भी आपके ऐसे लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, कि गैस के रूप में इसकी 2 परमाणुता है दोस्तों ना। ये सवाल पूछा कि कौन सा सिंगल के रूप में दोस्तों मिलता है आपके। देखो हमारे यहाँ पर दोस्तों आपकी जो आवर्त सारणी, जो मोजले की जो आवर्त सारणी है, इस आवर्त सारणी में हमारे यहाँ पर 7 तो आवर्त हैं और क्या है 18 दोस्तों वर्ग है, ठीक है। 7 आवर्त हैं 18 वर्ग हैं, ये तो आप जानते हो, ठीक है। आवर्त का मतलब क्या होता है दोस्तों, आवर्त का मतलब ये आवर्त होते हैं आपके क्षैतिज आपके आवर्त होते हैं और ये वर्ग होते हैं, ऐसे 18 हमारे पास में है, ये तो आप जानते हो, ठीक है। हमारे 3 काम के बेटा दोस्तों कौन कौन सा आपके, एक तो 18 काम का हमारा, एक तो हमारा 18 काम का हो गया, एक 17 नंबर का वर्ग काम का है, एक 16 नंबर का दोस्तों काम का दोस्तों ना। 18वां जो वर्ग है आपके इसको बोलते हैं शून्य गैस, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं इसको अक्रिय गैस कहते हैं, या फिर इसी का नाम है इनर्ट गैस भी कहते हैं, ठीक है, या फिर इसी को नोबल गैस कहते हैं, मतलब कि ये किसी से रिएक्शन नहीं करती दोस्तों ना। इसमें आपके ऑप्शन है हीलियम, तो आपके हीलियम, इसके बाद आपके हीलियम नियोन, हीलियम नियोन आर्गन, हीलियम नियोन आर्गन, क्रिप्टॉन, ना क्रिप्टॉन जिनोम वो जो है वो इसके एग्जांपल, ठीक है। तो हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जिनोम जो है वो इसके एग्जांपल है। तो हीलियम हमेशा ऐसे मिलेगा आपको, हीलियम आपको हमेशा ऐसे मिलेगा, कोई 2 कोई 3 यहां पर नहीं लिखा मिलेगा आपको। हीलियम आपको गैस के फॉर्मेट में ऐसे मिलने वाला सुना, मतलब इन सब की जो परमाणुता कितनी होने वाली है वो 1 होने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हीलियम नियोन जो आपके ग्रुप नंबर 18 में शामिल है, हर्बजन नेहरा अर्गन जीरो परमाणु जो है वो सब यहां पर आते हैं ना, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जिनोम रेडोन वो सारे यहीं पर आएंगे दोस्तों ना। आपके नंबर 17 पूछूं आपसे, इन्हें बोलते हैं हेलोजन ग्रुप, क्या बोलते हैं हेलोजन ग्रुप कहते हैं आपके, फ्लोरीन क्लोरीन आयोडीन जो आपके वो इसी में आते हैं, ठीक है। हेलोजन ग्रुप में मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इसमें आते हैं दोस्तों ना। और नंबर 16 जो आपके इसको बोलते हैं चैल्कोजन ग्रुप कहते हैं, क्या बोलते हैं चैल्कोजन ग्रुप कहते हैं आपके। ऑक्सीजन जो है आपके वो इसी में आती है ना, तो चैल्कोजन 16 नंबर, हेलोजन 17 नंबर और शून्य आखिरी गैस आपके 18 नंबर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर दोस्तों क्या हो गया, हमारा आंसर जो है एक परमाणु अणु की पहचान कीजिए, हीलियम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब कर लोगे आप हीलियम ठीक आंसर है, इसका एक परमाणु होता है दोस्तों ना। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 23 में बीवीआर सुब्रमण्यम को किसके रूप में दोस्तों अपॉइंट किया गया, ठीक है। हां चलिए कोई बात नहीं, 10 बज जाए 11 बज जाए क्या फर्क पड़ रहा है, अपना कंटेंट पूरा होना चाहिए, ठीक है। मैं संतुष्ट होना चाहिए फिर सारा खेल खत्म है ना, ठीक है दोस्तों। फरवरी 23 में बीवीआर सुब्रमण्यम को खालिस्तान के रूप में दोस्तों अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया, ठीक है। देखिए ये नीति आयोग के सीईओ बनाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इनको सीईओ बनाया गया दोस्तों ना। देखो नीति आयोग की बात करूं आपसे 1 जनवरी 15 को इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर होती है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की फुल फॉर्म है और प्रधानमंत्री खुद अध्यक्ष इसके होते हैं। और सुमन बेरी जो आपके वर्तमान में दोस्तों, सुमन बेरी जो है वर्तमान उपाध्यक्ष इसकी है और बीबीआर सुब्रमण्यम जो है ये इसके वर्तमान में सीईओ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 भारत के आपके नियंत्रक महालेखा परीक्षक पूछो सीएजी पूछे आपसे, ये संजय मूर्ति बन चुके हैं, कौन बन चुके हैं, संजय मूर्ति नए बन चुके हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने आपके ये आपके जस्टिस संजीव खन्ना जी जो है ये भारत के 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूछूं आपसे तो राजीव कुमार जो है भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये भी आपको नोट करना है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नीति आयोग के सीईओ का नाम क्या है, बीबीआर सुब्रमण्यम का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्राव दोस्तों कहां से होता है, ठीक है। प्रोलैक्टिन हार्मोन कहां से निकलता है आपके, ये अग्नाशय थायराइड दोस्तों वृषण और आपके पीयूष ग्रंथि कहां से निकलता है, सवाल आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन दोस्तों हार्मोन जो है कहां से निकलता है, देखिए आपके देखो अग्नाशय ग्रंथि पूछूं आपसे, अग्नाशय ग्रंथि पूछा आपसे, यहां की बीटा जो कोशिका है यहां से निकलता है कौन सा, इंसुलिन। केवल 5 मिनट की बात करो दोस्तों ना, इंसुलिन कहां से निकलता है, तो अग्नाशय कोशिका की जो अग्नाशय जो इसकी बीटा सेल आपके यहां से इंसुलिन निकलता है, जो कि आपके मधुमेह दोस्तों रोग जो है आपके ब्लड में जो ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, आप जानते हो, ठीक है। और थायराइड दोस्तों पूछूं आपसे सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी आपके, वो आपकी कौन सी ग्रंथि छापना, सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, वो है थायराइड, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। और यहां से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है और अगर इसमें आयोडीन की कमी दोस्तों हो जाए तो उस कमी से जो है गलगंड रोग होता है, जिसको हम गोइटर रोग कहते हैं, गला सूजकर लटक जाता है आपके थायराइड के अंदर, थायराइड जिसको उसको मोटापा होने के चांस होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन निकालती है, गलगंड रोग होता है, आयोडीन कमी से होता है, आपको छापना, ठीक है। कभी-कभी दोस्तों इसके इलाज के लिए दवाएं लेते हैं आपकी, वो दवाओं से ये ग्रंथि समाप्त हो जाती है आपकी, इसे बोलते हैं हाँसी माता रोग, ठीक है। तो कभी सवाल पूछे कि हाँसी माता रोग जो है इसका संबंध किस ग्रंथि से
आपके, यह भी थायराइड ग्रंथि से, ठीक है। प्रश्न दोस्तों टेस्टिस पूछूं आपसे, ये आपके मेल में मिलता है और इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और पीयूष ग्रंथि पूछूं आपसे, यहां से प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, कौन सा है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, वैसोप्रेसिन हार्मोन भी निकलता है आपके। इसके अलावा वृद्धि जो ग्रोथ हार्मोन है वो भी निकलता है दोस्तों ना। देखो दूध बनाने वाला हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है, और दूध को निकालने वाला हार्मोन कौन सा आपके, दूध निष्कासन करने वाला हार्मोन पूछूं आपसे, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। लेबर पेन का हार्मोन कौन सा आपकी, यही है ना। चाइल्ड बर्थ का हार्मोन कौन सा, यही है, ठीक है। और लव हार्मोन भी आपकी यही है ना। तो लव हार्मोन, चाइल्ड बर्थ का हार्मोन, लेबर पेन का हार्मोन, मिल्क एक्टिटिंग हार्मोन, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। और मिल्क मेकिंग हार्मोन पूछूं आपसे, दुग्ध बनाने वाला हार्मोन कौन सा है। एक बार सवाल पूछा गया कि आपके स्तन ग्रंथि जो है इनका विकास करने वाला हार्मोन कौन सा है, वो भी हार्मोन आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। तो स्तन ग्रंथि का विकास करने वाला और मिल्क मेकिंग हार्मोन पूछूं आपसे प्रोलैक्टिन है, हमारा आंसर पीयूष ग्रंथि होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए मनुष्य की दोस्तों लार रस में कौन सा एंजाइम होता है दोस्तों ना, मनुष्य की जो लार रस है आपकी उसमें एंजाइम कौन सा है, आपके सवाल यहाँ पर ये पूछा गया, ठीक है। तो मनुष्य की दोस्तों लार रस जो आपके उसमें एंजाइम कौन सा है, आज का अंतिम सवाल आपके सामने। देखो दोस्तों मनुष्य की दोस्तों लार में आपके एंजाइम होता है एमाइलेज एंजाइम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। और एक आपके लाइसोजाइम दोस्तों एंजाइम भी होता है, ठीक है। जीवाणु का भक्षण कौन करता है आपके, आप मुंह खोलते हो दोस्तों, पिज्जा जो है आपके, पिज्जा और गोलगप्पा अपने मुंह में दोस्तों रखते हो, आपके जो है आपने मुंह खोला, गोलगप्पा आपके मुंह में दोस्तों रखा आपके, तो गोलगप्पे के साथ में बहुत सारे जीवाणु जो होते हैं वो भी आपके मुंह के अंदर जाते हैं दोस्तों ना। कुछ तो हाथ में लगे होते हैं रसगुल्ला, कुछ दोस्तों आपके वो हाथ कहीं से भी आता है आपके वो लगे होते हैं, एक आपके ईयर के जो आपके जीवाणु है वो भी जाते हैं दोस्तों ना। तो लार में जो लाइसोजाइम एंजाइम आपके वो उसका भक्षण करता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो और इसके अलावा एमाइलेज एंजाइम भी इसके अंदर होता है दोस्तों ना। इसके अलावा पेप्सिन दोस्तों पूछूं आपसे, पेप्सिन दोस्तों आपके ये पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। जो प्रोटीन इसके पाचन के लिए कौन सा होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है, ठीक है। और आपके रेनिन पूछूं आपसे, बच्चों में दूध का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा, रेनिन, ठीक है। और ट्रिप्सिन भी किसका काम आता है आपके, प्रोटीन के पाचन के लिए काम आता है, ठीक है। एक दोस्तों लाइपेज एंजाइम होता है जो किसका काम आता है आपके, वसा के पाचन के काम आता है, ठीक है। सवाल पूछे कि वसा का दोस्तों इमल्सीकरण पूछूं आपसे, वसा का दोस्तों इमल्सिफिकेशन पूछूं आपसे, इमल्सिफिकेशन करण पूछूं आपसे, यह कहां पर होता है, लीवर से होता है, ठीक है, लीवर से होता है, ये भी आपको छापना है। हां लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है बेटा ना, सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड पूछूं आपसे वो थायराइड, ठीक है। मिक्स ग्लैंड कौन सी, अग्नाशय ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि है, एंजाइम भी निकालती है, हार्मोन भी निकालती है, ठीक है। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि मानव के आपके अंदर की लीवर, ठीक है। सबसे बड़ा अंग पूछूं मानव का कौन सा आपकी, वो आपकी स्किन है ना, सबसे बड़ा अंग स्किन है, सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन कौन सा, लीवर है, सबसे बड़ी ग्रंथि पूछूं आपसे वो लीवर है, और सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड पूछूं आपसे वो भी कौन सा आपकी, वो थायराइड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा आंसर दोस्तों एमाइलेज, ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपकी क्लास जो है आज यहाँ पर द एंड होती है, मैंने पूरा प्रयास किया है। अभी इसमें एक इकोनॉमिक्स जो है और इंडियन जो आपकी ज्योग्राफी है वो आज नहीं आ पाई है, पर चिंता मत कीजिए, मैं इनको लपेट लूंगा, चिंता मत कीजिएगा आप लोग। जो ये पहली क्लास मैंने आपको पढ़ाई कैसी लगी बताना कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग जो है। बाकी इन दोनों जो आपकी बुक है, इन दोनों बुक की जो प्राइस है आपकी वो प्राइस मैंने कम कर दी आप सभी के लिए यहाँ पर जो है, और 120 रुपये प्राइस रहने वाली है। इंग्लिश मीडियम भी है, हिंदी मीडियम भी है, और ये दोनों बुक आपको मार्केट में दोनों बुक बुकशाला के ऊपर फ्री डिलीवरी कॉस्ट के अंदर उपलब्ध है। यह सूचना मेरी तरफ से आप सभी के लिए, इसको आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। इसके अलावा ये 120 रुपये मैंने कहा डिलीवरी चार्ज फ्री आप सभी के लिए, ऑफर केवल 12 जनवरी रात 12 बजे तक है आपके लिए। एक जो ब्रह्मास्त्र बैच है उसकी प्राइस मैंने कम कर दी थोड़ी सी आप सभी के लिए, उसकी प्राइस 399 रुपये प्राइस थी उसकी, अब मैंने कम करके उसको 329 कर दिया, ठीक है। लेकिन ये प्राइस 12 जनवरी को रात को 12 बजे तक रहने वाली है। तिरंगा बैच भी फ्री है, गौरव सारी चीजें फ्री है इसमें, ब्रह्मास्त्र 2.0 भी फ्री आपके लिए, और मेरी जो बुक है मैंने आपको बताया था जीके जीएस वाली वो भी इसमें आपको पढ़ने के लिए फ्री मिल जाएगी। पर इसकी प्राइस अब जो है 329 रहेगी ना, मैं 299 तो प्राइस नहीं कर पाऊंगा वापस से, इसकी प्राइस 399 से मैंने 329 कर दी है। 12 जनवरी को रात को 12 बजे तक प्राइस रहने वाली 329, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये प्राइस 12 जनवरी को रात को 12 बजे तक रहेगी, उसके बाद हट जाएगी, ठीक है। अगला ये वाला मैंने कहा स्टैटिक वाला पोर्शन 99 रुपये का है, और ये सेम प्राइस मैंने रख दी यहाँ पर, और गौरव दर्शन बैच जो उसकी प्राइस भी कम करके मैंने ये कर दी है, यह सूचना आपके लिए, ठीक है। चलिए ध्यान रखना अपना, जय हिंद, आप सभी को ऑल द बेस्ट। फिर मिलूंगा आपसे कल सुबह 6:30 बजे मुलाकात होगी। अच्छी लगी क्लास तो लाइक कर देना, कोई कमेंट छोड़ के जाना कैसी लगी आपको पहली क्लास 7 फेरों वाली, मैंने 2 घंटे कहा था, मैंने उससे ऊपर आपको पढ़ाया, यही मेरी लीगेसी है, यही मेरी यूएसपी कि मैं कहता हूं उससे अधिक आपको इस क्लास में देने का प्रयास करता हूं। इसमें मैंने कितने क्वेश्चन, अगर मैं आराम से लिखा के पढ़ाऊं तो आपको पूरा दिन लग जाएगा पढ़ाने में इसको ना। चलिए अशोक कुमार, सुरभि, चंदन, रवि प्रकाश, रतन, सभी सौरभ, सुनील, पूनम, सभी का स्वागत है, ऑल द बेस्ट। ये प्राइस मैंने बता दिया आपको, ध्यान रखना। 16 जनवरी को ब्रह्मास्त्र 3.0 की पहली क्लास आपकी आने वाली है। जय हिंद।